एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज में ही एक डिजीज और हम बच्चों समझते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस की अगर हम बात करें तो ये भी बच्चों एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। इस पर जरूर ध्यान रखा करो बच्चों, नेचर वाइज कैसी है, रिसेसिव, तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। ये जो डिजीज होती है इसकी डिस्कवरी हॉर्नर साइंटिस्ट ने की थी, लेकिन कोई याद करने की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस की खास बात ये होती है कि जो कलर ब्लाइंड पर्सन होता है इज अनएबल टू डिफरेंशिएट सम बेसिक कलर्स लाइक रेड एंड ग्रीन। इसमें बच्चों जो अफेक्टेड पर्सन होता है, कलर ब्लाइंड पर्सन होता है, वो कुछ कलर जैसे रेड और ग्रीन में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, उनको अलग अलग नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, रीजन क्या है? ड्यू टू डिफेक्ट इन कॉर्न सेल। जो कॉर्न्स होते हैं, आई के अंदर जो कॉर्न सेल होते हैं, उनमें डिफेक्ट हो जाता है। यह डिफेक्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि इन कॉर्न को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन है उसमें एग्जैक्टली म्यूटेशन होता है। एग्जैक्टली हुआ क्या होगा, इसको भी हम मॉलिक्यूलर लेवल पर समझे। जैसे बच्चों आई के अंदर सिखाने के लिए ये मैंने ऐसे यहां पर कॉर्न सेल को ड्रॉ किया। ये कॉर्न सेल है, आई के अंदर ऐसी कॉर्न सेल है। यही कॉर्न सेल ही कलर को डिफरेंशिएट करने में काम आती है। अब बच्चों इन कॉर्न सेल को बनाने के लिए यहां पर जीन प्रेजेंट होती है जो कि एक्स क्रोमोसोम पे होती है। एक्स क्रोमोसोम पर ऐसी यहां पर क्या लगी हुई है, जीन। अब हुआ क्या, इस जीन के अंदर बच्चों यहां पर, इस जीन के अंदर यहां पर म्यूटेशन हो गया। अच्छा, म्यूटेशन हो गया तो प्रॉपर आरएनए नहीं बनेगा, तो प्रॉपर कॉर्न का डेवलपमेंट नहीं होगा। और जब प्रॉपर कॉर्न का डेवलपमेंट नहीं होगा तो यह प्रॉपर कलर डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। कौन कौन से कलर में दिक्कत आती है? रेड और ग्रीन कलर में। अच्छा, ये जो जीन है ये एक्स क्रोमोसोम से लिंक है, इसलिए इसको भी क्या कहा गया, एक्स लिंक्ड। कलर ब्लाइंडनेस को एक्स लिंक्ड क्यों कहते हैं, रीजन आना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड जीन एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, इसलिए हम इसको एक्स लिंक्ड जीन कहते हैं। क्लियर? तो यहां पे ध्यान रखिएगा, दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू सर्टेन जीन्स प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम की कुछ जीन में क्या आ जाता है, डिफेक्ट आ जाता है। अच्छा, डिफेक्ट किसकी वजह से आता है, तो रीजन भी हम जानते हैं, ड्यू टू म्यूटेशन। म्यूटेशन की वजह से ऐसा होता है। अच्छा, यहां पे जो पर्सन होता है, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल कलर पहचान नहीं पाता होगा, ऐसा नहीं कि कलर नहीं पहचान पाता, पहचान तो जाता है, लेकिन जब उन कलर को बहुत पास में रखा जाए, जैसे कुछ कलर है उनको पास में रखा जाए, बहुत छोटी साइज का बनाया जाए, तो वहां पे जाके वो गड़बड़ कर देता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कलर नहीं दिखेगा, दिखेगा, लेकिन जब उनको बहुत पास में रख ले तो पास में रखने की वजह से यहां पे वो गड़बड़ करने लग जाता है। क्लियर? जैसे मान लीजिए बच्चों, मैंने एक कलर यहां पर ऐसा बनाया और एक कलर यहां पर ऐसा बनाया, ये कलर यहां पर ऐसे बनाए। क्या आप इनको डिफरेंशिएट कर पा रहे हो? यस, कि ये रेड कलर है, ग्रीन कलर है। जो अफेक्टेड पर्सन है वो भी डिफरेंशिएट कर लेगा, ऐसा नहीं कि वो डिफरेंशिएट नहीं करेगा, वो भी कर लेगा। गड़बड़ कब होती है? हां, जब इनको बहुत छोटा बनाया जाए और बहुत पास बनाए। जैसे ऐसे यहां पर इसको छोटा साइज का बना लो और इसको भी यहां छोटी साइज का बना के एकदम इनको ऐसे क्लोज क्लोज रखो, तो जो अफेक्टेड पर्सन है यहां पर गड़बड़ करने लगता है। ऐसा नहीं कि कलर नहीं दिखता, दिखता है। गड़बड़ कब होती है? जब इन कलर को छोटी साइज का बनाया जाए, पास में रखा जाए, तब यह दिक्कत आने लगती है। ये जो कलर ब्लाइंडनेस है ये कोई लिथल डिजीज नहीं है, कोई घातक नहीं है, इसमें पर्सन की कोई डेथ भी नहीं होती। इवन कई बार तो पर्सन कलर ब्लाइंड होते हुए भी उसको पता ही नहीं चलता कि वो कलर ब्लाइंड है, पता ही नहीं चलता उसको। ये बच्चों तब पता चलता है जब तक कि उसकी कोई प्रॉपर टेस्ट ना की जाए। अब बात आती है टेस्ट की जरूरत कब पड़ती है। कलर ब्लाइंडनेस की टेस्ट कुछ केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे आर्मी में ज्वाइनिंग होती है, वहां जरूरत पड़ती है। नेवी के अंदर जब ज्वाइनिंग होती है वहां जरूरत पड़ती है। इसी तरह से जो एरोप्लेन के जो पायलट होते हैं उनको कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट देना होता है। रेलवे के जो ड्राइवर होते हैं उनको भी बच्चों इस तरह का कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट देना होता है। तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात आती है इनका टेस्ट कैसे किया जाता होगा। कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट करने के लिए, इसको चेक करने के लिए एक चार्ट यूज किया जाता है जिसका नाम होता है इशिहारा चार्ट। ये एक जापानी साइंटिस्ट के नेम पे बनाया गया इशिहारा चार्ट। इस चार्ट के अंदर इस तरह के डॉट वगैरह होते हैं। उन डॉट में इस तरह से यहां पर ऐसे चार्ट होता है। उसमें पहले तो कलर की साइज ऐसे बड़ी रखेंगे, फिर छोटी रखेंगे, फिर छोटी छोटी ऐसे, और फिर उनसे पूछा जाएगा इसमें कितने रेड स्पॉट है, ग्रीन स्पॉट है। तो बड़ी साइज में तो पहचान जाएगा, जहां पर भी छोटी साइज होगी उसमें फिर गड़बड़ करता है। तो इस तरह से यहां पर हम कलर ब्लाइंडनेस का पता करते हैं। कौन से चार्ट से? इशिहारा चार्ट। कलर के बेसिस पर ये 2 टाइप की होती है। इसमें पहला आता है प्रोटेनोपिया। प्रोटेनोपिया तब लिया जाता है जब रेड कलर में गड़बड़ हो।
पर्सन रेड कलर को प्रॉपर डिफरेंशिएट नहीं कर पाए तो प्रोटेनोपिया नाम दे देते हैं। अगला आता है ड्यूटेरिनोपिया, जब ग्रीन कलर में दिक्कत आती है। तो ध्यान रखना, अलग अलग कलर ब्लाइंडनेस के लिए अलग अलग नाम है। प्रोटेनोपिया कब बोलते हैं? जब रेड कलर में प्रॉब्लम हो। ड्यूटेरिनोपिया वर्ड कब यूज करते हैं? जब ग्रीन कलर में डिफेक्ट होता है। क्लियर? तो कलर ब्लाइंडनेस की जो बातें हैं ये आप नोट भी करिएगा। इसमें कौन कौन से जीनोटाइप होते हैं वो भी हम सीखेंगे। ये जो बातें यहां समझाई गई, क्लियर हुई? हाँ, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, बस सिखाने के लिए। आप लोग तो बस ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। क्लियर? नेक्स्ट आता है इसके जीनोटाइप। एक अलील तो होता है एक्स प्लस, और इसमें जब म्यूटेशन हो जाता है तो ये एक्स सी टाइप का बनता है, एक्स स्मॉल सी। यहां बच्चों ये होता है वाइल्ड अलील, इसमें पर्सन नॉर्मल विजन शो करता है, लेकिन जब इसमें म्यूटेशन हो जाता है तो ये म्यूटेंट अलील हो जाएगा और इसी में ये कलर ब्लाइंडनेस विजन शो करेगा। यहां पे बच्चों फीमेल में आप लोग लिखना कहां पर फीमेल के अंदर प्लस मतलब जीनोटाइप लिखना, नॉर्मल अफेक्ट कहां है खुद लिखिएगा, लिख सकते हो। फीमेल में जब आप यहां जीनोटाइप लिखोगे एक्स प्लस और बोलो एक्स प्लस एक्स सी और बोलो एक्स स्मॉल सी। क्लियर? यहां पे नॉर्मल, अरे प्लस तो नॉर्मल ही, एक्स प्लस एक्स स्मॉल सी प्लस है तो नॉर्मल आएगा, तो यहां नॉर्मल, लेकिन एक डिफेक्टिव एलील कैरी करता है तो कैरियर भी बन जाएंगे, तो नॉर्मल बट कैरियर। और यहां वाली कंडीशन में ये कलर ब्लाइंड हो जाते हैं। क्लियर? ये तो फीमेल में। मेल में दो पॉसिबिलिटी होगी, हाँ लिखना आना चाहिए सबको, एक्स प्लस वाई, एक्स सी वाई। एक्स प्लस वाई ये नॉर्मल है और एक्स सी वाई की बात करें तो ये कलर ब्लाइंड है। क्लियर? सी आ गया तो कलर ब्लाइंड हो जाएगा। अब यहां देखो, एक सी आते ही मेल कलर ब्लाइंड हो गया, एक सी आते ही। फीमेल में सी है लेकिन फिर भी कलर ब्लाइंड नहीं है। अरे यहां सी आया है लेकिन फिर भी नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि यहां डोमिनेंट एलील काम करता है। लेकिन मेल में होता क्या है, एक एलील आते ही अपने आप को शो कर जाता है, क्योंकि मेल हेमीजाइगस है। तो हेमीजाइगस होने की वजह से एक एलील आया और उसने अपने आप को शो कर दिया और मेल को यहां कलर ब्लाइंड बना दिया। अगर यहां कलर ब्लाइंडनेस के चांस निकाला जाए, केस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस 1 केस है, आउट ऑफ टोटल 3 है, तो मैं इसको लिखूंगा 1 आउट ऑफ 3। परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 करें, 33% चांस है। यहां कलर ब्लाइंडनेस के चांस जीनोटाइप के अकॉर्डिंग हम सोचे 33% है, लेकिन यहां निकाले तो यहां पर कलर ब्लाइंडनेस का चांस, केस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस 1 है, लेकिन आउट ऑफ 2 कैसी है, इंटू अगर 100 करें तो यहां आ जाएगा 50%। अब मुझे बताओ, कलर ब्लाइंडनेस के चांस फीमेल में ज्यादा होते हैं या मेल में? डेटा आपके सामने है, बताइए मेल और फीमेल में से कौन ज्यादा कलर ब्लाइंड है, मेल या फीमेल? यस, मेल यहां पर ज्यादा कलर ब्लाइंड है। क्यों? क्योंकि यहां एक एलील आती उसने उसको कलर ब्लाइंड बना दिया। अरे यहां सी आया फिर भी नॉर्मली, यहां तो इस कंडीशन में जाके कलर ब्लाइंडनेस आई है। तो ध्यान रखना, मेल में कलर ब्लाइंडनेस के चांस ज्यादा होते, मेल ज्यादा कलर ब्लाइंड होते हैं। रीजन? ड्यू टू हेमीजाइगस कंडीशन। हेमीजाइगस होने की वजह से यहां पे होता है। तो ये जो बात मैंने आपको समझाई है, इसको बच्चों आप नोट भी करिएगा। हाँ, ये नोट कर लो, ये भी नोट कर लो। अब बच्चों यहां पर खास बात, इट इज नॉट अ लिथल डिजीज, ये कोई लिथल डिजीज नहीं है। सो फाउंड इन बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों में ये प्रेजेंट होता है। लेकिन खास बात, दिस डिजीज मोर कॉमन इन मेल्स, मेल्स में ज्यादा कॉमन होती है। रीजन बताओ? हाँ, ड्यू टू हेमीजाइगस कंडीशन। हेमीजाइगस होने की वजह से मेल ज्यादा कलर ब्लाइंड होते। एक सर्वे किया गया था, उस सर्वे के अकॉर्डिंग, ये सर्वे का डेटा आपके एनसीईआरटी में लिखा है, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे इट अकर इन अबाउट 8% ऑफ मेल। मतलब 100 मेल को स्टडी करो तो 8% मेल के अंदर ये कलर ब्लाइंड मिलेंगे, लेकिन फीमेल में ओनली 0.4%। तो आप बताओ, कलर ब्लाइंडनेस के चांस मेल में ज्यादा दिखते हैं या फीमेल में? हाँ, मेल में ज्यादा मिलते हैं। रीजन आप जानते ही, हेमीजाइगस कंडीशन होने की वजह से। और ये आप दिमाग में अच्छे से बिठा लो, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज कोई भी हो, जरूरी नहीं कि हम कलर ब्लाइंडनेस की बात करें, कोई भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज हो, मेल में ज्यादा एक्सप्रेस होगी। एक्स लिंक्ड रिसेसिव मेल में ज्यादा एक्सप्रेस होगी। रीजन? हेमीजाइगस होने की वजह से। अच्छा, एक्स लिंक की बात करो, ऑटोसोम तो दोनों में इक्वल एक्सप्रेस होते हैं क्योंकि एक जैसे होते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस आ जाता है क्योंकि यहां पर मेल हेमीजाइगस बनता है। जो बात यहां समझाई, क्लियर हुई? तो यह पॉइंट भी आप नोट करिएगा। आज बच्चों हम समझने जा रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। सेक्स डिटर्मिनेशन से मतलब यह होता है कि अगली जनरेशन मेल बनेगी या फीमेल बनेगी,
ये कैसे डिसाइड किया जाए। तो अगली जनरेशन मेल है या फीमेल है, इसको कैसे डिसाइड किया जाए, इसी को कहा जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन। कैसे इसको डिटरमाइन किया जाए, ये डिटर्मिनेशन के तरीके अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म में सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कुछ क्रोमोसोम होते हैं, जैसे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन ऐसा सारे ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। किसी में सेक्स क्रोमोसोम होते ही नहीं है, तो वहां सेक्स का डिटर्मिनेशन इन्वायरमेंट से करते हैं, या कुछ और तरीके होते हैं, क्रोमोसोम के सेट से करते हैं। कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके हैं। हमें इस टॉपिक में यही समझना है। सेक्स डिटर्मिनेशन को समझाने से पहले कुछ बेसिक बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये बेसिक बातें मैं आपको ह्यूमन पर अप्लाई करके समझाऊंगा, क्योंकि ह्यूमन पे इन बातों को समझना ज्यादा आसान होता है। यहां पे बच्चों अगर हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन मेल में आप सभी जानते हैं टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 में 1 से लेके यहां तक चलते जाए तो ये 22 और ये 22, 1 से लेके 22, 1 से लेके 22, टोटल हो गए 44, और ये x और ये y, तो टोटल 44, 45, 46, टोटल 46 हो जाते हैं। अच्छा, यहां पर 1 से लेके 22, ये 1 से लेके 22 का पूरा ऑटोसोम कहलाते हैं। ये ऑटोसोम का एक सेट होता है, ये ऑटोसोम का कहलाता है बच्चों सेट। इसी तरह से ये 1 से 22 का एक सेट होता है, इसको मैं ए से लिखूंगा और इसको भी मैं ए से लिखूंगा। यहां पर ए क्या चीज है, एक बार फिर सुनना। ए का मतलब ऑटोसोम का पूरा सेट है। 1 से 22 का एक सेट है, फिर 1 से 22 का एक सेट है, तो 2 बार ए लिखेंगे। अच्छा, एक्स और वाई है, ये सेक्स क्रोमोसोम आ जाएंगे, तो यहां पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस एक्स वाई। अब ये जो ए है, ये ए क्या इंडिकेट कर रहा है, हां सबको आना चाहिए, ए क्या इंडिकेट कर रहा है, क्रोमोसोम का पूरा सेट। यहां से लेके यहां तक का ये पूरा सेट क्या इंडिकेट करता है, ए। सिमिलरली यहां से लेके यहां तक का पूरा सेट 22 तक का सेट ए को इंडिकेट करेगा, फिर एक्स वाई हो जाएंगे। अच्छा, ये तो हो गए मेल के क्रोमोसोम। फीमेल में अगर हम समझे तो फीमेल में भी सेम, 1 से लेके ये बच्चों 22, और सिमिलरली यहां पर 1 से 22 का ये एक सेट जिसको हम ए से लिखेंगे, इधर भी 1 से 22 का एक सेट जिसको हम ए से लिखेंगे। तो यहां पर कैसे लिखा जाए आप बताओ, कैसे लिखेंगे बच्चों, ए प्लस दोनों एक्स है तो एक्स एक्स लिख देंगे। ये लिखने का पैटर्न समझ में आ रहा है। ये ए क्या कहलाता है, ये ढंग से आना चाहिए। ए का मतलब ऑटोसोम का 1 सेट, सिमिलरली ऑटोसोम का ये 1 सेट, ये ए हो जाएगा। अगर बच्चों यहां गैमेट्स बनाए जाए, मेल और फीमेल में गैमेट्स बनाए जाए, कौन कौन से टाइप के बनेंगे, अगर यहां से गैमेट बनाए जाए तो गैमेट बनाते टाइम मियोसिस होगा, मियोसिस से क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। अगर यहां टोटल क्रोमोसोम 2n = 46 है तो एक गैमेट में 23 हो जाएंगे। जब यहां गैमेट बनेगा तो इनमें से ये 1 से 22, मतलब 1 से लेकर 22 पहुंच गए, और एक्स वाई में से कोई एक जाएगा। अब आप ये ध्यान रखना, इस 1 में से कोई एक 1 आएगा, 2 में से कोई एक 2 जाएगा, ऐसे चलते जाएंगे। 22 में से कोई एक 22 गया, और यहां एक्स वाई में से कोई एक्स चला गया। ये बच्चों यहां पर हो गया एक सेट, मतलब यहां ए आ गया प्लस क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब सिमिलरली यहां पे बच्चों ये एक सेट आ जाएगा, ये 1 से 22 का एक सेट ए आ गया, और इसके साथ यहां पर आ जाएगा वाई क्रोमोसोम। अब इसको शॉर्ट में कैसे लिखा जाए आप बताओ, यहां पर आ जाएगा ए प्लस एक्स, यहां पे आ जाएगा ए प्लस वाई। ये जो गैमेट बने, इन गैमेट को कहा जाएगा स्पर्म। मेल में जो गैमेट बनते हैं स्पर्म कहलाते हैं, मतलब ये भी स्पर्म है और ये भी बच्चों स्पर्म है। इन स्पर्म के अंदर टोटल 23 क्रोमोसोम होते हैं। ये नहीं सोचना कि स्पर्म में केवल एक्स वाई होते हैं, स्पर्म में 23। ये जो स्पर्म है, इस स्पर्म के अंदर एक्स क्रोमोसोम है, ऑटोसोम तो है ही, एक्स्ट्रा एक्स है, और इनमें ऑटोसोम के अलावा एक्स्ट्रा वाई है। तो दोनों स्पर्म 100% सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंस तो है। यहां पर एक्स है, यहां वाई है, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस तो है। तो दोनों गैमेट, ये स्पर्म क्या कहलाते हैं, गैमेट, दोनों गैमेट सेम बने या डिफरेंट बने, डिफरेंट बने तो इसको हम कह सकते हैं डिफरेंट टाइप के गैमेट, मतलब ये एक तरह का हेटेरोगैमेटिक कंडीशन है। हेटेरोगैमेटिक क्यों कहा, डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बने तो इसको हेटेरोगैमेटिक कहते हैं। तो मेल में ध्यान समझना, ह्यूमन मेल में हेटेरोगैमेटिक कंडीशन आती है। हेटेरोगैमेटिक क्यों कहा, डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बने। आप बताओ ये डिफरेंट टाइप के गैमेट्स किसकी वजह से बने, ऑटोसोम की वजह से या सेक्स क्रोमोसोम की वजह से। हां, सेक्स क्रोमोसोम की वजह से डिफरेंट बने, क्योंकि ऑटोसोम तो दोनों में सेम ही थे। अरे बात समझ में। अब यहां समझते हैं, फीमेल में भी अगर यहां पर गैमेट्स बनेंगे तो जो गैमेट्स बनेंगे उनको कहेंगे ओवा। यहां पर ये बच्चों ओवा बनेगा,
इसके अंदर 1 से लेके 22 ये एक सेट हो गया जिसको ए से लिख दिया, प्लस यहां दोनों एक्स में से कोई भी आ सकता है। अरे ये 22 दोनों एक्स में से कोई भी एक एक्स यहां आ गया। सिमिलरली यहां ये जो ओवा बना इसके अंदर भी 1 से लेके 22 ये ऑटोसोम का एक सेट प्लस यहां एक्स आ गया। इसको ऐसे लिखेंगे a प्लस एक्स, इसको भी लिखेंगे a प्लस एक्स। अब बताओ ऑटोसोम दोनों जगह सेम है और दोनों में 6 क्रोमोसोम भी तो सेम है दोनों ओवा में, तो इसका मतलब ये हुआ ये ओवा क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो सेम ही है। क्यों? क्योंकि जो इसमें क्रोमोसोम है वही सेम उसमें है, तो दोनों तरह के ओवा सेम टाइप के हैं और सेम टाइप के तो इनको होमोगेमेटिक कहेंगे। इसके लिए क्या वर्ड लिखा था? हेट्रोगेमेटिक, लेकिन यहां पर होमोगेमेटिक है। यह वर्ड बच्चों बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए कि होमोगेमेटिक कब बोलते हैं, हेट्रोगेमेटिक कब बोलते हैं। यह क्लियर होगा तभी आगे की बातें समझ में आएगी। मैं आपको इस टॉपिक के अंदर कई जगह बोलूंगा यहां हेट्रोगेमेटिक है कि यहां होमोगेमेटिक है, समझ जाओगे। जैसे ही कहा हेट्रोगेमेटिक क्या समझोगे? डिफरेंट टाइप के गैमेट। जैसे ही कहा होमोगेमेटिक यानी सेम टाइप के गैमेट्स आ जाएंगे। अरे बात समझ में? अच्छा यहां सेम टाइप के गैमेट क्यों बने? क्योंकि सेम टाइप के सेक्स क्रोमोसोम थे। अब सोच समझ के बताना, ये ओवा एक ही टाइप है, इसके साथ फर्टिलाइजेशन हो या इसके साथ बात एक ही है। अब यहां दिमाग लगाना, अगर ये एक्स वाला क्रोमोसोम यहां से ये एक्स वाला क्रोमोसोम और इधर से ये एक्स वाला क्रोमोसोम और इधर से वाई वाला, ये दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ, तो बताओ इधर से ये ए आया, इधर से एक ए आया, इधर से आ गया एक्स और इधर से आ जाएगा वाई, तो ए प्लस एक्स वाई मतलब अगली प्रोजेनी मेल की बन जाएगी। ये स्पर्म फर्टिलाइज हुआ तो मेल बन जाएगा। और अगर ये वाला स्पर्म सपोज करो फर्टिलाइज होता यहां पर किसी से भी, मान लीजिए इसी से फर्टिलाइज हुआ, तो यहां ए ऑटोसोम तो सेम है, इधर भी एक्स इधर भी एक्स, तो प्लस एक्स एक्स और एक्स एक्स से मतलब ये कंडीशन फीमेल की हो जाएगी। तो सोच समझ कर, ये हुआ और ये हुआ, बात तो एक ही है। मैंने इसके साथ फर्टिलाइजेशन समझाया, बात यहां पर भी सेम थी। अब यहां ध्यान देना सब अच्छे से, ये स्पर्म फर्टिलाइज हुआ तो नेक्स्ट प्रोजेनी मेल, ये स्पर्म फर्टिलाइज हुआ तो नेक्स्ट प्रोजेनी फीमेल। तो अगली प्रोजेनी मेल की बनेगी या फीमेल की बनेगी, इसका मेन डिसीजन हेट्रोगेमेटिक करता है, क्योंकि इसके पास 2 टाइप के गैमेट है, 2 ऑप्शन है। तो यह बात बहुत अच्छे से दिमाग में बिठाना, नेक्स्ट प्रोजेनी मेल बनेगी या फीमेल बनेगी, इसका डिसीजन हेट्रोगेमेटिक पेरेंट्स के पास होगा, जो भी हेट्रोगेमेटिक है। ह्यूमन में हेट्रोगेमेटिक मेल है, ह्यूमन में हेट्रोगेमेटिक मेल है, मतलब यह डिसाइड करते हैं कि अगली प्रोजेनी में मेल होगा या फीमेल होगा। बात समझ में? अपनी सोसाइटी में गलत सा मैसेज होता है। अपनी सोसाइटी में मैसेज होता है कि किन्हीं पेरेंट्स के अगर डॉटर ही हो रही है तो जनरली उसकी मदर को ब्लेम किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मदर की वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली में यहां पर क्योंकि मदर तो डिसाइड कर ही नहीं सकती, वो तो होमोगेमेटिक है। डिसीजन पावर तो किसके पास होती है? मेल के पास, क्योंकि ये हेट्रोगेमेटिक होते हैं। अरे बात समझ में? लेकिन अपनी सोसाइटी में गलत सा मैसेज रहता है। जो बात यहां आपको समझाएगी, क्लियर हुई अच्छे से? एक बार फिर मैं आपसे पूछता हूं, अगली प्रोजेनी मेल की होगी या फीमेल की होगी, यह डिसीजन हमेशा हेट्रोगेमेटिक लेता है, क्योंकि इसके पास 2 चॉइस है। अरे यहां तो एक ही चॉइस है, सेम टाइप की तो चॉइस है। बात समझ में? तो यह बातें आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। मेन डिटर्मिनेशन हमेशा हेट्रोगेमेटिक लिया जाएगा। ह्यूमन में मेल हेट्रोगेमेटिक होता है, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होगा। हम बच्चों आज ये भी समझेंगे कि कुछ ऑर्गेनिज्म में फीमेल डिसाइड करती है, कुछ ऑर्गेनिज्म में होगा ऐसा, वहां पर फीमेल डिसाइड करेगी कि मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। ऐसा होता है। कहां पर कौन से केस होते हैं, ये सारे केसेस हम समझेंगे। इतना समझ में आया? ये बनाने की चाहे जरूरत नहीं, वो समझाने के लिए ये वर्ड आपको क्लियर हो जाए। और बनाना भी चाहो तो जल्दी से इसको बना लीजिएगा। क्लियर हुआ? अच्छा, अब यहां पर वो बात भी क्लियर कर लेते हैं। होमोगेमेटिक पेरेंट, हेट्रोगेमेटिक पेरेंट। होमोगेमेटिक में क्या होगा? बोथ सेक्स क्रोमोसोम्स आर सिमिलर, जैसे एक्स एक्स आ जाएगा, एंड प्रोड्यूस 1 टाइप ऑफ गैमेट। नंबर बहुत सारी होगी, टाइप बात चल रही है, 1 टाइप। इधर क्या लिख सकते हैं? बोथ सेक्स क्रोमोसोम आर डिसिमिलर टाइप एंड प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ गैमेट। इसमें 2 तरह के गैमेट्स बनेंगे। यहां पर बच्चों डिसाइड सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग, अगली प्रोजेनी क्या बनेगी उसका डिसीजन हमेशा कौन लेता है बच्चों? हेट्रोगेमेटिक लेता है। जैसे इनके एग्जांपल की बात करें, ह्यूमन फीमेल होमोगेमेटिक है, और यहां एग्जांपल ले सकते हैं ह्यूमन मेल। अच्छा, ह्यूमन फीमेल में कंडीशन हम देखें, ए प्लस एक्स था, यही था, ए प्लस एक्स, दोनों गैमेट कैसे बने? सेम सेक्स क्रोमोसोम है।
मेल में a प्लस एक्स वाई, तो a प्लस एक्स a प्लस वाई दोनों गैमेट कैसे बने? डिफरेंट, तो हेट्रोगैमेटिक। अरे बात समझ में? तो फीमेल जो होती है होमोगैमेटिक है और मेल जो होते हैं वो हेट्रोगैमेटिक होते हैं। जो बात यहां समझाई, क्लियर हुई? अच्छा, डिसीजन हमेशा कौन करता है? जो हेट्रोगैमेटिक है। ये जो बात समझाई गई, क्लियर हुई? समझ में आया इतना? आज बच्चों हम समझने जा रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब है स्टेबलाइजमेंट ऑफ सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एट एन अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ, इट इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन से मतलब अर्ली स्टेज में सेक्स को डिटरमाइन करना है कि वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, ये डिसाइड करना, इसी को हम सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन में जैसे मान लीजिए जब यहां पर ये बच्चों ओवा है और ये स्पर्म है, इनका जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये बच्चों यहां पर बन जाएगा जाइगोट। जाइगोट मतलब मैं कह सकता हूं कि ये नेक्स्ट जनरेशन बनेगी। अब ये नेक्स्ट जनरेशन मेल की बनेगी या फीमेल की बनेगी, ये कैसे डिसाइड किया जाए? ये कैसे डिसाइड किया जाए कि ये मेल की बनेगी या फीमेल की बनेगी, इसी को हमें समझना है और यही कहलाता है सेक्स डिटर्मिनेशन। अच्छा, यहां पर जब ये फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ फॉलोइंग टाइप। इनमें सबसे पहला टाइप आता है प्रोगेमिक, इसको थोड़ी देर में लेंगे। पहले मैं आपको समझाता हूं सिनगेमिक। सिनगेमिक का मतलब होता है सेक्स डिटरमाइन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। जैसे यहां जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, जैसे ही इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होते ही डिसाइड कर लिया जाए कि ये मेल है या फीमेल है। जैसे ह्यूमन में क्या होता है, मान लीजिए इसके अंदर यहां एक्स क्रोमोसोम है, यहां इसके अंदर वाई क्रोमोसोम है। जैसे ये एक्स इधर से वाई इधर से आया, जैसे इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ, श्योर है कि ये मेल बनेगा, मतलब अगली जनरेशन मेल की आ जाएगी। ह्यूमन में ही होता है। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ उसी टाइम डिसाइड हो जाता है कि ये मेल है या फीमेल है। तो फर्टिलाइजेशन के साथ साथ डिसाइड कर लेना, उसे कहा जाता है सिनगेमिक। सिनगेमिक मतलब साथ में डिसाइड करना। और सिनगेमिक टाइप का यह देखा जाता है मोस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ह्यूमन में भी ऐसे होता है, जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ उसी टाइम डिसाइड हो गया कि मेल है या फीमेल है। अच्छा, मान लीजिए ये स्पर्म है और इस स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम होता, तो जैसे ये एक्स एक्स वाले फर्टिलाइज होते तो फीमेल बन जाता। तो अगली जनरेशन मेल या फीमेल की कब डिसाइड हुआ? ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। उस टाइम को कहते हैं सिनगेमिक। लेकिन बच्चों कुछ ऑर्गेनिज्म में, सब में नहीं, कुछ ऑर्गेनिज्म में ये सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते। मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर यहां पर ऐसे सेक्स क्रोमोसोम है ही नहीं, सेक्स क्रोमोसोम ही नहीं है। अब सेक्स क्रोमोसोम नहीं है तो यहां पर होगा क्या? अगली जनरेशन मेल की बनेगी या फीमेल की, कैसे डिसाइड करें? तो इनका डिसीजन कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर इस फर्टिलाइजेशन से पहले ही हो जाता है। फर्टिलाइजेशन से पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है कि ये मेल बनेगा या फीमेल बनेगी। फर्टिलाइजेशन से पहले डिसाइड है, और पहले से डिसाइड हो जाए तो वो प्रोगेमिक कहलाता है। प्रोगेमिक का मतलब पहले से डिसाइडेड हो। तो प्रोगेमिक मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले डिसाइड हो गया। एग्जाम्पल, मेल हनी बी। मेल हनी बी जिनको ड्रोन के नाम से भी जानते हैं, ये मेल हनी बी पहले से डिसाइडेड होते हैं किसको मेल हनी बी ड्रोन में कन्वर्ट होना है। फर्टिलाइजेशन से पहले ही डिसाइड हो जाता है। अच्छा, कुछ ऑर्गेनिज्म में तो अलग ही कहानी है। यहां बच्चों होता क्या है कि यहां पर मान लीजिए ये फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, लेकिन अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि ये मेल या फीमेल है। जाइगोट तो बन गया, फर्टिलाइजेशन भी हो गया, लेकिन डिसाइड नहीं हुआ कि ये मेल है या फीमेल है। अब इसमें होता क्या है, यहां पे बच्चों ये जाइगोट गया, और सपोज करिए ये जाइगोट सिखाने के लिए 31 डिग्री टेम्परेचर पे चला गया, वाटर में गया, 31 डिग्री पे चला गया और 31 डिग्री के आसपास चला गया, तो ये फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही जाइगोट मान लीजिए 31 से ज्यादा डिग्री पर चला जाए, तब ये यहां पर मेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, फीमेल बनेगी या मेल बनेगी, यहां डिसाइड किया जा रहा है फर्टिलाइजेशन के काफी बाद, और टेम्परेचर डिसाइड कर रहा है। टेम्परेचर ने डिसाइड किया कि ये मेल है या फीमेल है, और ये फर्टिलाइजेशन के काफी बार डिसाइड किया गया, तो ऐसे टाइप को कहा जाता है एपिगेमिक। एपिगेमिक का मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल क्रोकोडाइल, टर्टल, इनमें से होता है। ये जो एग्जांपल मैंने आपको समझाया क्रोकोडाइल का ही है। क्रोकोडाइल में क्या होता है, यहां पर फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, सेक्स क्रोमोसोम थे ही नहीं। अब ये जाइगोट मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, यहां डिसीजन किसने किया है? टेम्परेचर
टेम्परेचर के बेसिस पर डिसाइड हुआ कि 31 डिग्री या उससे कम है तो फीमेल, 31 से ज्यादा आ जाए तो मेल। तो मेल फीमेल का डिसीजन टेम्परेचर कर रहा है, इन्वायरमेंट कर रहा है, क्रोमोसोम का रोल नहीं है, इन्वायरमेंट का रोल आ गया, टेम्परेचर का रोल आ गया। तो इसीलिए इसको मैंने एक नाम और दिया, इन्वायरमेंटल बेसिस ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। तो यह याद रखना है, सभी ऑर्गेनिज्म में सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते, तो कुछ ऑर्गेनिज्म में मेल फीमेल का डिसीजन इन्वायरमेंट करता है, और इसी बेसिस पे इसको कहा गया इन्वायरमेंटल बेसिस ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। तो बताओ सेक्स डिटरमिनेशन कितने टाइप का हो गया? हां, फर्टिलाइजेशन के बेसिस पर 3 टाइप, प्रोगैमिक, सिनगैमिक, एपिगैमिक। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आंसर आना चाहिए सबका। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ उसी टाइम डिसाइड, उसी टाइम तो सिनगैमिक, पहले से डिसाइड तो प्रोगैमिक, लेकिन फर्टिलाइजेशन के काफी बार डिसाइड हुआ तो उसको एपिगैमिक कहेंगे। और एपिगैमिक का बेस्ट एग्जांपल कहां देखा जाता है? क्रोकोडाइल टर्टल। और इनमें डिसीजन कौन लेता है? इन्वायरमेंट। अच्छा, ऐसे लाइन आए एग्जाम में, इन्वायरमेंट डिसाइड द, इन सम ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट डिसाइड द सेक्स ऑफ मेल एंड फीमेल। तो क्या बात सही होगी? यस होगी। इन्वायरमेंट भी मेल और फीमेल के सेक्स को डिसाइड करता है, जैसे यहां पर क्रोकोडाइल के केस में। क्या ह्यूमन में? नहीं, ह्यूमन के केस में तो एक्स और वाई क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं। क्लियर? ये जो बात यहां मैंने आपको समझाई, क्लियर हुई सबको अच्छे से? इसको नोट भी कर लीजिएगा आप लोग। क्लियर? यहां पे अच्छा, इसको तो बस समझाने के लिए था, आप तो बस इसको नोट करिएगा। व्हाई नोट? अगला पॉइंट लेते हैं, मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। सेक्स का डिटरमिनेशन किस किस बेसिस पे हो सकता है? इसमें पहला टाइप, एलोसोमिक मेथड ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। एलोसोमिक का मतलब होता है सेक्स क्रोमोसोम, जैसे होता है ऑटोसोम, इसी तरह से सेक्स क्रोमोसोम का नाम होता है एलोसोम। तो एलोसोम यानी सेक्स क्रोमोसोम के बेसिस पर सेक्स को डिटरमाइन करना, जैसे ह्यूमन में होता ही है। सेकंड आता है हैप्लोइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। सेक्स को डिटरमाइन करने की हैप्लोइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म, कि हैप्लोइड है तो मेल, डिप्लॉइड है तो फीमेल। ऐसा हनी बी में होता है, यह भी हम समझेंगे आगे। थर्ड केस आता है जेनिक बैलेंस थ्योरी। ये स्पेशली डिजाइन की गई है ड्रोसोफिला के लिए। इसमें क्या होता है इसको भी आगे बताएंगे। इसी तरह से आता है इन्वायरमेंटल बेसिस ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। एग्जांपल बताओ। हां बताया ना, क्रोकोडाइल टर्टल वहां होता है। तो सेक्स को डिटरमाइन करने की कई मेथड है, क्रोमोसोम लेवल पर है, हैप्लोइड डिप्लॉइड मेथड है, जेनिक बैलेंस थ्योरी है, ऐसी कई थ्योरियां यहां पर डिसाइड की जाती है। लेकिन खास बात, इनमें से मेन तो होता है एलोसोमिक, सेक्स क्रोमोसोम के बेसिस पर सेक्स को डिटरमाइन करना। क्लियर? इन्वायरमेंटल बेसिस वाला तो हम समझेंगे नहीं, इन तीनों को हम यहां पर डिटेल में समझने वाले हैं। क्लियर? सबसे पहले शुरुआत करते हैं एलोसोमिक मेथड ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। लेकिन ये अच्छे से याद रखना, सेक्स डिटरमिनेशन की कोई एक मेथड नहीं है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग कहानियां हैं। सबसे पहली कहानी एलोसोमिक वाली हम लेते हैं, पहला तरीका। ये नोट किया? पहला केस बच्चों हम समझने जा रहे हैं, एलोसोमिक मेथड ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। एलोसोमिक का मतलब सेक्स क्रोमोसोम के बेसिस पर सेक्स को डिटरमाइन करना। इन दिस मेथड सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज डिटरमाइंड बाय सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम से डिसाइड किया जाता है। सेक्स क्रोमोसोम, इसी का ही दूसरा नाम होता है हेट्रोसोम, एक नाम और होता है इनका एलोसोम। सेक्स क्रोमोसोम को एलोसोम के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? यहां पर सेक्स क्रोमोसोम के बेसिस पर एक थ्योरी बनाई गई थी, उस थ्योरी को कहा जाता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। सेक्स को डिटरमाइन करने की क्रोमोसोमल थ्योरी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। ये थ्योरी समझाने वाले 2 साइंटिस्ट थे, विल्सन एंड स्टीवेंस। विल्सन एंड स्टीवेंस, इन्होंने जो बच्चों जो थ्योरी दी थी, इस थ्योरी में इन्होंने वही पॉइंट कहा था कि 2 पेरेंट्स में से एक पेरेंट होमोगेमेटिक होगा और एक हेट्रोगेमेटिक होगा। याद है मैंने आपको समझाया था, होमोगेमेटिक मतलब सेम टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, हेट्रोगेमेटिक मतलब डिफरेंट टाइप के। और जो हेट्रोगेमेटिक होता है वही अगली जनरेशन का सेक्स को डिटरमाइन करने का काम करता है, जो हेट्रोगेमेटिक पेरेंट्स होता है। अच्छा, हेट्रोगेमेटिक होने के पीछे रीजन होता है सेक्स क्रोमोसोम। हेट्रोगेमेटिक किसकी वजह से होता है? सेक्स क्रोमोसोम। ये बच्चों 2 टाइप के होते हैं, पहला आता है एक्स क्रोमोसोम और दूसरा आता है वाई क्रोमोसोम। एक तो हो गया एक्स क्रोमोसोम, दूसरा हो गया वाई क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम, इसकी डिस्कवरी हैंकिंग साइंटिस्ट ने की थी, इसको टिक करना बेटे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्स क्रोमोसोम डिस्कवर्ड बाय हैंकिंग साइंटिस्ट, और इन्होंने इसकी डिस्कवरी इंसेक्ट में की थी और एक स्पेशल नाम लिखा था एक्स बॉडी। एग्जैक्टली इन्होंने किया क्या था समझिएगा। यहां बच्चों इन्होंने क्या किया, जैसे ये इंसेक्ट की सेल ली, ये इंसेक्ट की सेल ली,
और सेल लेने के बाद इन्होंने इंसेक्ट की सेल को यहां पर उन्होंने स्टेन किया। तो स्टेन करने के बाद यहां बच्चों उन्हें ऐसा एक्स जैसा कुछ देखने को मिला, ऐसा एक जैसा कुछ देखने को मिला, एक जैसी बॉडी ये देखने को मिली। और ये जो बॉडी थी, इसी बॉडी को नाम दिया गया एक्स बॉडी। अच्छा, बाद के साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इस एक्स बॉडी को बाहर निकाला और चेक किया, तो पता चला कि ये एक्स बॉडी कुछ और नहीं, ये तो क्रोमोसोम है। और बाद में इसी एक्स बॉडी का नाम बदलकर एक्स क्रोमोसोम दिया गया। तो ध्यान रखना, एक्स क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने की थी? हैंकिंग साइंटिस्ट ने। कहां की थी? इंसेक्ट के अंदर। इन्होंने इंसेक्ट के अंदर ऑब्जर्व किया था, और यह ऑब्जर्व किया था कि इंसेक्ट के स्पर्म के अंदर, स्पेशली कहां देखा गया था? स्पर्म में। तो इंसेक्ट के स्पर्म के अंदर उन्हें एक्स टाइप की ऐसी बॉडी देखने को मिली थी, इसी को उन्होंने एक्स बॉडी कहा था। इन्होंने यह भी नोटिस किया था कि इंसेक्ट के अंदर जो स्पर्म होते हैं, कुछ स्पर्म में तो ऐसी एक्स बॉडी दिखती है, और कुछ स्पर्म के अंदर यहां ऐसी एक्स बॉडी दिखाई नहीं देती है। क्यों नहीं होती वो आगे बताएंगे। एक स्पेशल टाइप का डिटर्मिनेशन एक्सो टाइप का चलेगा, उसमें बात और क्लियर होगी। अभी हमने क्या सीखा? हैंकिंग साइंटिस्ट ने इंसेक्ट के स्पर्म को स्टडी किया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि 50% स्पर्म के अंदर ऐसा एक्स जैसा कुछ देखने को मिलता है, और इस बॉडी का नाम दिया गया एक्स बॉडी, जो आज के टाइम पर एक्स क्रोमोसोम के नाम से जानी जाती है। क्लियर? ये साइंटिस्ट का नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद रखना है। क्लियर? वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम डिस्कवर्ड बाय स्टीवेंस। ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने वाई क्रोमोसोम की डिस्कवरी की थी, और यहां इन्होंने स्पेशल नाम दिया था वाई बॉडी। और यही वाई बॉडी आज के टाइम पर वाई क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट नहीं है। इन साइंटिस्ट का नाम अपनी एनसीईआरटी में लिखा है, और इससे क्वेश्चन भी आ चुका है बेटे। तो आप लोग इन साइंटिस्ट का नाम तो अच्छे से ध्यान रखना ही रखना है। क्लियर? सेक्स क्रोमोसोम 2 है। कौन कौन से? एक्स और वाई। एक्स की डिस्कवरी किसने की? हाँ, सबका आंसर होना चाहिए। एक्स क्रोमोसोम की डिस्कवरी हैंकिंग साइंटिस्ट ने की थी। क्या नाम दिया था? एक्स बॉडी। जो बात यहां समझाई, क्लियर हुई सबको अच्छे से? अच्छा, एलोसोमिक मेथड जो हम समझ रहे, इसमें सबसे पहला टाइप, एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन में भी अलग अलग टाइप है। उसमें पहला टाइप आता है XX-XY टाइप। XX-XY टाइप। अब बच्चों बात बहुत ध्यान से आप समझिएगा। अगर यहां पहले लिखा है, पहले XX लिखा है, तो जो पहले लिखा होता है ये फीमेल के क्रोमोसोम है, मतलब ये फीमेल को डिसाइड करने वाले क्रोमोसोम है। और बाद में जो लिखा होता है ये मेल को डिसाइड करने वाले क्रोमोसोम है। लिखने का एक तरीका है, पहले लिखा है मतलब फीमेल के लिए, और बाद में लिखा है मतलब मेल के लिए होता है। यहां बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फीमेल में AA बताओ क्या है? हां, ऑटोसोम के सेट है, प्लस यहां से XX आ जाएगा। तो मेल का आप लिखो, कैसे लिखोगे? हां, AA प्लस XY, यही होगा। इनसे बच्चों गैमिट बनाए जाए, और इनसे जब गैमिट बनेंगे तो एक गैमिट तो बनेगा A प्लस X, और दूसरा गैमिट भी बनेगा A प्लस X। अरे दोनों जगह XX है, तो एक में X गया, दूसरे में X चला गया। यहां पर गैमिट बना, हां आपने बनाए होंगे, तो पहला बनेगा A प्लस X, A के साथ ये X आ गया, लेकिन इस एक के साथ तो यहां Y जाएगा, तो A प्लस Y आ जाएगा। अब सोच समझ के बताना, यहां पर दोनों गैमिट कैसे है? सेम, तो ये होमोगेमेटिक है, और यहां डिफरेंट है तो हेट्रोगेमेटिक है। अब क्वेश्चन ये पूछेंगे, मेल और फीमेल में से कौन हेट्रोगेमेटिक है? हां, हेट्रोगेमेटिक कौन है? मेल होता है। अब बात आती है ऐसा डिटर्मिनेशन कहां चलता है? एग्जाम्पल, और इसके एग्जाम्पल में, अच्छा इस तरह का डिटर्मिनेशन विल्सन एंड स्टीवंस ने ही लाइगेसिस इंसेक्ट के अंदर ऑब्जर्व किया था। और इसके एग्जाम्पल की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आप सभी जानते भी है ह्यूमन के अंदर इसी तरह का डिटर्मिनेशन चलता है XX-XY। सेम इस तरह का डिटर्मिनेशन बहुत सारे मैमल्स में भी चलता है, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल ड्रोसोफिला। तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है, ह्यूमन वैसे सबको याद है, ये इतना कोई खास बड़ी बात नहीं है। ह्यूमन में फीमेल XX होती है और मेल XY होता है। ह्यूमन में हेट्रोगेमेटिक कौन है? मेल या फीमेल? हां, ह्यूमन में हेट्रोगेमेटिक मेल होता है, यानी मेल ही डिसाइड करता है कि अगली जनरेशन फीमेल की बनेगी या मेल की बनेगी। आपके एनसीईआरटी में ड्रोसोफिला का इस तरह से एक डायग्राम भी बना रखा होता है। अच्छा, ये बड़ी साइज है मेल फीमेल, फीमेल ड्रोसोफिला, और छोटी साइज है तो मेल ड्रोसोफिला। और मेल में X और Y क्रोमोसोम होंगे, और फीमेल में XX क्रोमोसोम, वही ह्यूमन जैसे ही। क्लियर? तो ह्यूमन के जैसे डिटर्मिनेशन कहां चलता है? ड्रोसोफिला के केस में भी चलता है। ये जो डिटर्मिनेशन आपको समझाया, क्लियर हुआ सबको अच्छे से? यहां सबसे इंपॉर्टेंट
एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम्पल अच्छे से ध्यान रखना बेटे। क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, ड्रोसोफिला में हेट्रोगेमेटिक कौन है? क्या आंसर आएगा? हाँ, ड्रोसोफिला में हेट्रोगेमेटिक मेल होता है, ह्यूमन के जैसे ही होता है। क्लियर? ये जो टाइप आपको समझाया क्लियर हुआ अच्छे से? इसको बच्चों लाइगेसियस टाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको पहली बार ऑब्जर्व लाइगेसियस इंसेक्ट के अंदर किया गया था। इस इंसेक्ट के अंदर पहली बार इसको देखा गया था, इसलिए इसको लाइगेसियस टाइप का भी कहा जाता है। क्लियर? ये जो समझाया क्लियर हुआ सबको अच्छे से समझ में आए? हाँ, इसको नोट कर लीजिएगा आप। क्या? अच्छा, ये डायग्राम तो अपनी एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये तो आप समझ जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला इसी में एलोसोमिक में ही सेकंड लेते, ZWZZ टाइप। ZWZZ टाइप, या इसको ऐसे लिख सकते हो, Z को तो बच्चों हम लिख सकते हैं यहां पर X और W को लिख सकते हैं Y, Z के लिए X और Z के लिए X, मतलब XY डैश XX टाइप आप कह सकते हो, XY डैश XX टाइप भी कह सकते हैं। ज्यादा बढ़िया है हम ZW लिखे, एनसीईआरटी भी ऐसे लिखती है इसको। Z की जगह हम X पुट कर सकते हैं और W की जगह हम Y पुट कर सकते हैं, और वैसे हम इसको अरेंज करेंगे। अच्छा, पहले लिखा है मतलब, हाँ एक मैंने आपको समझा दिया, अब तो सेम वही रिपीट होता जाएगा। पहले लिखा मतलब वेरी गुड फीमेल के लिए, और बाद में लिखा है मतलब मेल के लिए। अब यहां फीमेल के क्रोमोसोम कैसे लिखोगे? AA प्लस ZW, और मेल में AA प्लस ZZ। अब यहां से गैमेट बनेंगे तो पहला बनेगा A प्लस Z और दूसरा बनेगा A प्लस W। इधर बनाओ, पहला बनेगा A प्लस Z और दूसरा भी A प्लस Z। दोनों गैमेट डिफरेंट टाइप के हैं, डिफरेंट टाइप के मतलब हेट्रोगेमेटिक, और सेम टाइप के हैं तो होमोगेमेटिक। तो यहां हेट्रोगेमेटिक, यहां होमोगेमेटिक। अब उल्टा हो गया, यहां फीमेल हेट्रोगेमेटिक है, होता है ऐसा, यही सबसे मेन बात है। यहां फीमेल हेट्रोगेमेटिक है क्योंकि फीमेल में ZW कंडीशन आ रही, और यहां मेल होमोगेमेटिक होता है। अब बात आती है ऐसा किस कहां देखने को मिलता है, तो इसका एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ बर्ड्स, ज्यादातर बर्ड्स के अंदर इसी तरह का डिटर्मिनेशन दिया जाता है। और इसमें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आता है फॉल्स। फॉल्स मतलब मुर्गा मुर्गी। मुर्गा मुर्गी के केस में अगर आप देखोगे इस तरह से, तो यहां पे आप देखोगे ये मेल है, तो मेल ZZ है, मेल ZZ है, मतलब हाँ ये मेल जो यहां पर हो गया ये बनेगा मेल, यहां पर बन जाएगा होमोगेमेटिक, और यहां पर फीमेल ZW है मतलब हेट्रोगेमेटिक होता है। बात समझ में? आप बस इतना ध्यान रखना, ह्यूमन में सबको आता है अच्छे से, ह्यूमन का एक केस तो सबको जानते हैं, ह्यूमन का उल्टा बर्ड्स में होता है। याद रखने का तरीका कैसे याद रखोगे? ह्यूमन का उल्टा टाइप बर्ड्स में होता है। क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, स्पेरो के अंदर मेल फीमेल में से कौन हेट्रोगेमेटिक है? तो वहां पर फीमेल हेट्रोगेमेटिक होगा। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ने स्पेरो तो बताया ही नहीं। अरे स्पेरो नहीं बताया, बर्ड्स बता तो दिया है बेटे। अरे बात समझ में? तो कई बार इसे घुमा फिरा के पूछते, अपने को घूमना नहीं है। और इस तरह का एग्जाम में आ चुका है फॉल्स के केस में। फॉल्स मतलब मुर्गा मुर्गी के केस में। तो फॉल्स में फिर से सुनना सभी, फॉल्स में कौन हेट्रोगेमेटिक है? तो फॉल्स के अंदर हेट्रोगेमेटिक फीमेल होती है, यह डिसाइड करती है कि अगली प्रोजेनी किसकी बनेगी। यहां मेल होमोगेमेटिक होगा, और मेल का जीनोटाइप ZZ और फीमेल में ZW टाइप होगा। जो बात यहां समझाई क्लियर हुई बच्चों अच्छे से? इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। क्या नोट? और हो सकता है ऐसे डायग्राम बना के पूछेंगे वो आपसे कि ये मेल है फीमेल है, तो यहां पर कौन सी कंडीशन क्या होगी, बता दोगे? अच्छा, हम एलोसोमिक टाइप समझ रहे थे, बी टाइप आपको समझाया, ZWZZ टाइप। अब इसी में ही अगला टाइप लेते हैं, सी, XX-एक्सो टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन, या इसको प्रोटीनर टाइप का कहा जाता है क्योंकि प्रोटीनर इंसेक्ट के अंदर देखा गया था। अब आप बताओ, पहले लिखा मतलब हां फीमेल, बाद में लिखा मतलब मेल। लिखने का तरीका यही होता है। अब यहां O लिखा है, O का मतलब अब्सेंट है, ये O क्रोमोसोम नहीं है, O का मतलब अब्सेंट होता है, मतलब इसमें एक ही सेक्स क्रोमोसोम है, दूसरा अब्सेंट है। अब इस फीमेल को एग्जैक्ट लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? AA प्लस XX, यहां बोलो AA प्लस XO हो जाएगा, ये कंडीशन हो जाएगी। अब यहां पर मेल में इसके कंपैरिजन में देखें तो एक क्रोमोसोम कम है, मेल में फीमेल के कंपैरिजन में एक क्रोमोसोम कम है। यहां 2 X क्रोमोसोम है, जबकि यहां तो एक ही दिख रहा है और एक दिख रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक सेक्स क्रोमोसोम कम है, और सेक्स क्रोमोसोम कम है
तो यहां क्रोमोसोम की नंबर भी कम होगी। समझाने के लिए मैंने यहां फीमेल में 24 क्रोमोसोम लिखे, टोटल 24 है, यहां एक कम है तो यहां बच्चों 23 ही होंगे। यहां 24 क्रोमोसोम है तो यहां 23, एक क्रोमोसोम कम होगा क्योंकि यहां पर एक सेक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है। यहां बच्चों में ऐसे भी लिख सकता हूं, मेल जो होता है हैव ओड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जैसे यहां 24 है यहां 23, तो ओड नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ गया। डेफिशिएंसी ऑफ वन सेक्स क्रोमोसोम, एक सेक्स क्रोमोसोम कम होता है। फाउंड मोनोसोमिक कंडीशन, याद करो मोनोसोमी 2n-1, अरे एक क्रोमोसोम का कम होना, तो यहां क्रोमोसोम कम है तो इसको मोनोसोमिक कंडीशन भी कह देते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, मेल में कैसी कंडीशन देखने को मिली, मोनोसोमिक, या एक सेक्स क्रोमोसोम यहां कम है। अब जब यहां गैमीट बनेंगे तो इसमें ए के साथ एक्स आ जाएगा, बताओ दूसरा वाला ए के साथ एक्स आ जाएगा, इधर बनाते ए के साथ, इस ए के साथ तो यहां एक्स आ जाएगा, लेकिन यहां पर ए के साथ, इस ए के साथ ओ आ जाएगा, ओ का मतलब एब्सेंट। अब बताइए यहां दोनों गैमीट एग्जैक्ट सेम है, मतलब होमोगैमेटिक, यहां पर एक गैमीट में तो सेक्स क्रोमोसोम है, दूसरे में है ही नहीं, मतलब ये हेटेरोगैमेटिक हो गया। अरे दोनों अलग अलग हो गए ना, क्योंकि एक में सेक्स क्रोमोसोम है एक में है नहीं। ऑटोसोम तो दोनों में, ऑटोसोम तो दोनों में है, यहां एक सेक्स क्रोमोसोम है यहां नहीं है, यानी यहां पर मेल में जो स्पर्म बने डिफरेंट टाइप के बने और हेटेरोगैमेटिक कहेंगे। अरे बात समझ में। यहां पर एग्जाम्पल की बात करें, अच्छा यहां एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट, ये एग्जाम्पल टिक करना बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ इंसेक्ट लाइक ग्रॉसहॉपर, कॉकरोच, ग्रॉसहॉपर कॉकरोच के अंदर इसी तरह का डिटर्मिनेशन चलता है। जैसे आपको समझाने के लिए यहां पर ये ग्रॉसहॉपर है, ये मेल है ये फीमेल है, यहां कंडीशन ए प्लस एक्सओ है, ए प्लस एक्सओ है, यहां ए प्लस एक्स एक्स है। यहां अगर क्रोमोसोम 23 है, इसके अंदर ग्रॉसहॉपर के अंदर क्रोमोसोम 23 है, तो बताओ यहां क्रोमोसोम, हां अरे यहां एक एक्स्ट्रा एक्स है तो यहां 24 हो जाएगा। तो मेल में फीमेल के कंपैरिजन में एक क्रोमोसोम कम होता है, कहां, ग्रॉसहॉपर के केस में। क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछेंगे, वो कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल में फीमेल के कंपैरिजन में एक क्रोमोसोम कम होता है, तो ग्रॉसहॉपर। या ऐसे पूछ सकते हैं किसमें मेल में मोनोसोमिक कंडीशन देखने को मिलती है, तो मेल में, मतलब इस ये ग्रॉसहॉपर के अंदर, मतलब इस तरह से घुमा फिरा के यहां पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। दे दोगे बच्चों इस तरह के क्वेश्चन का आंसर, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। अब मैंने आपको जितने भी टाइप समझाए सब में सोच समझ के आंसर देते जाना। मैं अगर ऐसे आपसे पूछूं एक्स 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 वाई टाइप, बताओ कहां था, हां एक्स 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 वाई टाइप ह्यूमन, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल। और एक और क्या बताया, ड्रोसोफिला। दूसरा ले लिया ZWZZ टाइप, मतलब एक तरह से ह्यूमन का उल्टा कर दिया। अच्छा ये कहां मिलता है, मोस्ट ऑफ बर्ड्स के अंदर। और ये वाला टाइप हमने समझा XX-एक्सो टाइप, और ये मिल जाता है मोस्ट ऑफ इंसेक्ट के अंदर, ग्रॉसहॉपर के अंदर। ये एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत अच्छे से ध्यान भी रखना है। यहां से बच्चों एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है और ये मान के चलना हर साल कुछ ना कुछ यहां से आ ही जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम्पल आप अच्छे से ध्यान रखिए। क्लियर, ऐसे ध्यान रखो, ह्यूमन का सबको याद है, ह्यूमन का उल्टा बर्ड्स में होता है, ह्यूमन का उल्टा बर्ड्स में होता है, जो ह्यूमन का था उसका उल्टा कर दो तो बर्ड्स में आ जाएगा। और ग्रासहॉपर इंसेक्ट में अलग ही केस चलता है, XX-एक्सो टाइप चलता है। याद रहेगा, एक बार फिर सुन लेना, ह्यूमन का सबको याद है, उल्टा बर्ड्स में होता है, और ग्रासहॉपर इंसेक्ट में तो अलग ही केस चलता है। क्लियर हुआ। अच्छा ऐसे पूछे ग्रासहॉपर के अंदर कौन हेटेरोगैमेटिक है, तो मेल, ऐसे क्वेश्चन आएगा, कौन हेटेरोगैमेटिक है, मेल, जबकि यहां पर फीमेल होमोगैमेटिक होता है। ये जो केस मैंने आपको यहां सिखाया, क्लियर हुआ सबको अच्छे से। ये बच्चों हम समझ रहे थे एलोसोमिक टाइप का, यानी सेक्स क्रोमोसोम के बेसिस पर सेक्स को डिटरमाइन करना। ये जो डिटर्मिनेशन आपको समझाया, क्लियर हुआ। ये 3 टाइप का था, तीनों केस मैंने आपको सिखा दिए। क्लियर। अगला केस लेते हैं, ये नोट कर लिया सबने, क्या नोट। अगला केस लेते हैं और वो आता है सेकंड टाइप, हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म, सेक्स डिटर्मिनेशन की हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म। अब बात आती है ऐसी मैकेनिज्म कहां देखी जाती है। इस तरह की मैकेनिज्म, हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म, ये देखी जाती है मोस्ट ऑफ सीन इन इंसेक्ट लाइक हनी बी।
ये बच्चों हनी बी के अंदर ऑब्जर्व किया गया, स्पेशली कहां देखा गया, हनी बी के, मधुमक्खियों के केस में इसको देखा जाता है। हनी बी के अंदर सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते, सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते। यहां मेल और फीमेल का डिसीजन हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है इस बेसिस पर लिया जाता है। अब यहां पर क्या चेक करेंगे, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब एक सेट है या दो सेट है। अगर बच्चों यहां पर जैसे ये हनी बी के केस में ड्रोन होता है, क्वीन होते हैं, वर्कर होते हैं, ऐसा आपने पढ़ा होगा। हैप्लॉइड सेट है मतलब वन सेट है, तो ये मेल बनेगा, ड्रोन बनेगा। मेल या ड्रोन का डिसीजन कैसे लिया जाएगा, हैप्लॉइड है, वन सेट है। लेकिन अगर डिप्लॉइड टू सेट है तो फीमेल बन जाएगा। एक बार फिर सुनना, क्या सिखाया मैंने, मेल वन सेट से डिसाइड होगा और फीमेल टू सेट से डिसाइड होंगे। अब ये फीमेल दो तरह से हो सकती है, क्वीन या वर्कर। ये भी बच्चों फीमेल है और ये भी फीमेल है। अच्छा, फीमेल है और ये मेल है, तो मेल को तो क्या नाम दिया जाता है, ड्रोन। फीमेल दो तरह से हो सकती है, क्वीन या वर्कर। इनमें से जो क्वीन होती है ये फर्टाइल होती है और वर्कर जो होते हैं स्टेराइल होते हैं। यही डिफरेंस है, क्वीन ये तो फर्टाइल होती है और ये स्टेराइल होती है। अरे बात समझ में। और कैसे डिसाइड करना, एक बार फिर ध्यान समझना। हैप्लॉइड सेट दिखे, एन कंडीशन दिखे तो समझ जाना मेल है, और 2n कंडीशन दिखे तो फीमेल है। यानी यहां मेल फीमेल हैप्लॉइड डिप्लॉइड से डिसाइड हो रहा है, एक्स 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 वाई चेक ही नहीं कर रहे हम, सेक्स क्रोमोसोम है ही नहीं, हम तो किससे चेक कर रहे हैं, हैप्लॉइड सेट है या डिप्लॉइड सेट है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये जो केस है इसको और डिटेल में हम लेते हैं। यहां पे बच्चों ये फीमेल, इस फीमेल को मैं और अच्छे से लिखूं तो ये क्वीन, ये क्वीन। यहां 2n इक्वल टू 32, ये क्रोमोसोम नंबर याद रखना, 2n है, डिप्लॉइड है, और डिप्लॉइड है मतलब श्योर है फीमेल है। क्लियर। यहां पे बच्चों ये मेल है और मेल में हैप्लॉइड कंडीशन है, 16 क्रोमोसोम, 16 क्रोमोसोम। आप लोगों को हनी बी के केस में क्रोमोसोम ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। यह सब अपनी एनसीईआरटी में ड्रॉ किया हुआ है, तो आप भी याद रखें। फीमेल में 32 क्रोमोसोम होते हैं, और ये जो मेल है, इस मेल को मैं और अच्छे से लिखूं, ड्रोन। ड्रोन के अंदर n इक्वल टू 16 क्रोमोसोम है। जब इनमें गैमिड बनते हैं तो यहां गैमिड बनाने के लिए डिवीजन चलेगा मियोसिस। इसके अंदर मियोसिस हुआ, इस मियोसिस से जब यहां गैमिड बने, बताओ 2n है तो मियोसिस क्रोमोसोम को हाफ कर देगा, और हाफ कर देगा तो ये 2n से बन जाएगा n इक्वल टू 16। इसी तरह से यहां पर n इक्वल टू 16, इस तरह के गैमिड्स यहां बन जाएंगे। यहां गैमिड्स बनाने के लिए कौन सा डिवीजन हुआ, मियोसिस। लेकिन सोचो, ये तो हैप्लॉइड कंडीशन है, यहां तो मियोसिस होगा ही नहीं, तो यहां गैमिड बनाने के लिए अब यहां करना पड़ता है माइटोसिस। यहां माइटोसिस से गैमिड बनते हैं। अच्छा, माइटोसिस में आप जानते हैं क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं या हाफ। अच्छा, माइटोसिस में क्रोमोसोम सेम ही रहेंगे, तो यहां n है तो यहां पर जो गैमिड बनेगा उसमें n इक्वल टू 16 नहीं आएगा। अरे बात समझ में। अच्छा, ये जो गैमिट है ये फीमेल के गैमिट है और ये गैमिट है मेल का। अब ये दोनों गैमिट आपस में फर्टिलाइज होंगे, फीमेल गैमिट मेल गैमिट फर्टिलाइज हुए, इधर से n इधर से n, बताओ कौन सी कंडीशन, हां 2n, मतलब यहां 2n कंडीशन बनने जा रही है, n से 2n बनेगी। अच्छा, 2n बनेगी तो मेल बनेगा या फीमेल, यहां पर जैसे ये 2n कंडीशन आई ये बन गई फीमेल। आपने कैसे डिसाइड किया कि ये फीमेल है, आपने सेक्स क्रोमोसोम XXXY को देखा नहीं, तो फिर कैसे डिसाइड हुआ कि ये फीमेल है, हां डिप्लॉइड देख के। आपने जैसे कहा डिप्लॉइड है मतलब ये फीमेल है, मतलब मेल फीमेल हैप्लॉइड डिप्लॉइड से डिसाइड होता है बच्चों, ऐसा होता है, हनी बी में यही केस चलता है। बात समझ में। अच्छा, ये जो फीमेल बनी है, अब ये फीमेल यहां पर क्या फिट करती है उस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि ये क्वीन बनेगी या वर्कर। आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा, एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। फिट्स ऑन रॉयल जेली, रॉयल जेली को फिट्स करे तो ये, हां वेरी गुड, ये क्वीन जो कि फर्टाइल फीमेल बन जाएगी। अगर ये बी ब्रेड को फिट करे तो ये यहां पर वर्कर में चेंज होगी जो कि स्टेराइल फीमेल हो जाएगी। अरे बात समझ में। तो यहां पर इस फीमेल ने क्या फीड किया उस बेसिस पर ये क्वीन या वर्कर में चेंज। रॉयल जेली फिट करे तो क्वीन, और अगर बी ब्रेड फिट करे तो वर्कर में चेंज हो जाएंगी। बात समझ में, ये क्या समझ में आ रहा है बच्चों। तो यहां पर फीमेल का डिसीजन कैसे हुआ, 2n से। अब ध्यान देना, ये वाला एग, ये वाला ओवा फर्टिलाइज होकर फीमेल को बना रहा है, लेकिन इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, और ये वाला फीमेल का गेमीट डायरेक्टली यहां पर मेल में कन्वर्ट हो जाता है।
बिना फर्टिलाइजेशन के डायरेक्ट मेल में बन जाता है, और यहां जो प्रोसेस काम आती है वो है पार्थेनोजेनेसिस। तो मेल यहां पार्थेनोजेनेसिस से डायरेक्टली फॉर्म हो जाते, मतलब ये गैमिट डायरेक्टली मेल को फॉर्म करता है। कौन सी प्रोसेस से? पार्थेनोजेनेसिस से। तो सोच समझ के आंसर बताना। ये एन था तो एन ही बन गया, और हैप्लॉइड का हैप्लॉइड ही रह गया। लेकिन फीमेल कैसी बनी? डिप्लॉइड। किसके फॉर्मेशन के लिए फर्टिलाइजेशन हुआ? मेल या फीमेल? हां, फीमेल को डेवलप करने के लिए फर्टिलाइजेशन हुआ, लेकिन मेल को डेवलप करने के लिए कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, डायरेक्ट यहां पार्थेनोजेनेसिस से बन गया। ये जो केस यहां पर मैंने आपको समझाया, क्लियर हुए सबको अच्छे से? इसको बच्चों आप नोट करिएगा। ये नोट करो, इधर से भी नोट कर लो। क्या है नोट सबने? हुआ कंप्लीट? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, फीमेल में हनी बी के केस में चल रहे हैं, फीमेल में कितने क्रोमोसोम हैं? याद रखना है 2n = 32। ड्रोन में कितने हैं? 16। कौन फर्टिलाइजेशन से बना? फीमेल। कौन पार्थेनोजेनेसिस से बना? मेल। और मेल की प्लोइडी हैप्लॉइड, फीमेल की प्लोइडी डिप्लॉइड हो जाती है। जो बात यहां सिखाई, क्लियर हुई बच्चों? एक बहुत अच्छा एनसीईआरटी में पॉइंट लिखा है, उस पॉइंट को भी हम क्लियर करते हैं। एनसीईआरटी लिखती है, ये जो क्वीन है और ये ड्रोन है, ड्रोन मतलब मेल। अब यहां पर जैसे इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ, बताओ क्या बनेगा? हां, फर्टिलाइजेशन से बन रहा है तो इसका मतलब श्योर है क्वीन बनेगी। अच्छा, ये क्वीन सपोज करिए ये यहां पर क्वीन है, ये क्वीन यहां पर डायरेक्ट पार्थेनोजेनेसिस से क्या ड्रोन बना सकती है? बिल्कुल बना सकती है। यहां बच्चों अलग से मेल की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि क्वीन डायरेक्टली ड्रोन बना सकती है। तो हमने क्या सीखा? इस ड्रोन के फादर नहीं होते, ड्रोन के फादर नहीं होते। क्यों नहीं होते बच्चों? हां, इसलिए नहीं होते क्योंकि क्वीन डायरेक्टली इसको फॉर्म कर देती है पार्थेनोजेनेसिस से। तो क्या पॉइंट सीखा हमने? क्वीन ड्रोन के फादर नहीं होते। अच्छा, अगर हम ये देखें तो ये जो ड्रोन है ये एग्जैक्टली यहां पर बन जाएगा ग्रैंडफादर। ये यहां पर ग्रैंडफादर, और कहें तो मैटरनल ग्रैंडफादर। तो हम ऐसे जरूर कह सकते हैं, ड्रोन के मैटरनल ग्रैंडफादर तो होंगे, मैटरनल ग्रैंडफादर तो होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इन्हीं ग्रैंडफादर से क्वीन बनेगी, और फिर वही क्वीन तो ड्रोन बनाएगी। तो इसका मतलब इनके मैटरनल ग्रैंडफादर तो होंगे, लेकिन कभी भी फादर नहीं होंगे। तो मैं एक बड़ी अच्छी लाइन यहां ले सकता हूं, मेल हनी बी ड्रोन डज नॉट हैव फादर। इनके फादर नहीं होते बट हैव ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर में भी और अच्छे से कहूं तो मैटरनल। अच्छा, यहां पर आप ऐसे भी कह सकते हो, इनके बच्चों कोई यहां सन नहीं है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मेल हनी बी डज नॉट हैव सन। इनका कोई सन नहीं होता, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में यह देखा जाए तो बट हैव ग्रैंडसन, इनके ग्रैंडसन हो सकते हैं। तो हमने क्या सीखा? एक बार फिर समझना, ड्रोन के पापा नहीं होते, ड्रोन के पापा नहीं होते, लेकिन नाना होते। अरे बात समझ में? या ऐसे भी कह सकते हो कि ड्रोन के कोई लड़का नहीं होता, सन नहीं होता, लेकिन ग्रैंडसन होता है। अरे बात समझ में? तो इस तरह से घुमा फिरा के ऐसी लाइन आपकी एनसीईआरटी की दी है। एक बार मैं फिर पूछता हूं, ड्रोन के फादर क्यों नहीं होते? हां, ड्रोन के फादर इसलिए नहीं होते, ड्रोन के फादर इसलिए नहीं होते क्योंकि ये पार्थेनोजेनेसिस से बन जाते, लेकिन इस क्वीन को बनाने के लिए तो ड्रोन चाहिए था। तो इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये ग्रैंडफादर है, तो इनके ग्रैंडफादर तो हो सकते हैं। जो बात यहां मैंने भी आपको समझाई, क्लियर हुई सबको अच्छे से? तो ये सबको अच्छे से आना चाहिए। क्लियर हुआ बच्चों एक केस सबको? जेनिक बैलेंस थ्योरी, ये बच्चों एक स्पेशल टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन है जो ड्रोसोफिला के लिए अप्लाई किया जाता है। ड्रोसोफिला में नॉर्मल केस में तो XX XY कंडीशन चलती है, लेकिन यहां पर एक साइंटिस्ट थे CB ब्रिजेस, उन्होंने एक स्पेशल केस ऑब्जर्व किया था, वही बच्चों मैं आपको यहां समझाने जा रहा हूं, जिसको जेनिक बैलेंस थ्योरी कहा जाता है, प्रपोज्ड बाय CB ब्रिजेस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। ये हर जगह अप्लाई नहीं होता, ये स्पेशली ड्रोसोफिला के केस में अप्लाई किया जाता है। ये बच्चों आपको सामने ये ड्रोसोफिला ड्रो की है, ये बड़ी साइज है, ये छोटी साइज है, तो आप समझ चुके होंगे कौन मेल फीमेल। हां, बड़ी साइज मतलब यस फीमेल, और छोटी साइज मतलब मेल। तो ये फीमेल ड्रोसोफिला है और ये मेल ड्रोसोफिला है। अच्छा, फीमेल है तो यहां पर सेक्स क्रोमोसोम X होंगे, और मेल है तो XY होंगे। इसी तरह से बच्चों ये भी मेल है, यहां पर ये भी मेल है, तो इसमें क्रोमोसोम आप बताओ क्या होंगे? X और, हां बोलो क्या होंगे? X और Y। लेकिन यहां पर ब्रिजेस आपने ये देखा कि इनके अंदर Y क्रोमोसोम नहीं होता,
मेल है लेकिन वाई क्रोमोसोम नहीं होता। यह बात ब्रिजेस साहब ने ऑब्जर्व की। क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ, सभी नहीं, कुछ मेल ड्रोसोफिला ऐसे होते हैं जिनके अंदर वाई क्रोमोसोम अब्सेंट होता है। मतलब इनके अंदर यहां पे बच्चों ये वाई क्रोमोसोम है ही नहीं, वाई क्रोमोसोम है ही नहीं, और वाई क्रोमोसोम नहीं है लेकिन फिर भी ये मेल है। तो इसका मतलब यह निकला कि यहां वाई क्रोमोसोम सेक्स को डिटरमाइन नहीं करता, क्योंकि बिना वाई वाला भी मेल तो बन रहा है और बिना वाई वाला मेल बन रहा है, इसका मतलब वाई सेक्स को डिटरमाइन नहीं करता। लेकिन एक बात और देखते हैं कि अगर वाई क्रोमोसोम आ जाता है तो वाई क्रोमोसोम आ जाता है तो ये मेल यहां फर्टाइल हो जाते हैं, ये यहां फर्टाइल हो जाते हैं, और वाई नहीं होता तो ये यहां स्टेराइल हो जाते हैं। यानी वाई का रोल यहां पर फर्टिलिटी के लिए हो गया कि वाई है तो फर्टाइल होगा, वाई नहीं है मेल तो बन जाएगा, वाई नहीं है फिर भी मेल तो बन जाएगा लेकिन वो फर्टाइल नहीं हो पाएगा। यानी वाई सेक्स को डिटरमाइन तो नहीं करता, मेल फीमेल को डिसाइड नहीं करता, ये केवल फर्टिलिटी के लिए चाहिए कि वाई आ जाएगा तो फर्टाइल होगा, वाई नहीं होगा तो स्टेराइल हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा, एक बार फिर बोलता हूं मैं, बिना वाई के भी मेल बन सकता है, बिना वाई के भी मेल बन सकता है। यानी वाई मेल को बनाने के लिए, मेल सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए आवश्यक, एसेंशियल नहीं है। वाई सेक्स को डिटरमाइन नहीं करता, वाई का बस रोल इतना सा है कि ये केवल फर्टिलिटी के लिए चाहिए कि वाई आ जाएगा तो फर्टाइल बन जाएगा। बात समझ में? और वाई नहीं है इस वजह से स्टेराइल बन गया। यानी बिना वाई वाला भी मेल हो सकता है लेकिन ऐसा मेल हमेशा स्टेराइल ही होगा। तो यहां पर ब्रिजेस साहब ने क्या नोटिस किया, अकॉर्डिंग टू ब्रिजेस, इन ड्रोसोफिला वाई क्रोमोसोम डज नॉट प्ले एक्टिव रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन। वाई का काम सेक्स को डिटरमाइन करने में नहीं है। कैसे पता चला नहीं है? क्योंकि बिना वाई के भी मेल तो बन गया, यानी वाई सेक्स को डिटरमाइन नहीं करता। तो फिर वाई का रोल क्या है? इन ड्रोसोफिला वाई क्रोमोसोम प्ले रोल इन स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म फॉर्मेशन यानी फर्टिलिटी के लिए चाहिए। सो वाई क्रोमोसोम इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्टाइल मेल। ये स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए चाहिए यानी फर्टिलिटी के लिए चाहिए। यहां पर इन द एब्सेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम की एब्सेंस में यहां पर स्टेराइल मेल डेवलप हो जाएंगे। अगर वाई नहीं है मेल तो बन जाएगा लेकिन वो स्टेराइल होगा। तो वाई का काम मेल फीमेल को डिसाइड करने में नहीं होता है, वाई का काम केवल फर्टिलिटी के लिए डिसाइड होता है। अरे बात समझ में? क्या सीखा, एक बार फिर बोलता हूं मैं, वाई सेक्स को डिटरमाइन नहीं करता तो फिर वाई कहां चाहिए? हां, वाई इसलिए चाहिए ताकि वो फर्टाइल बन जाए, बस फर्टिलिटी के लिए चाहिए होता है, क्योंकि बिना वाई के भी मेल तो बन रहा है। हां, वाई नहीं तो इसलिए स्टेराइल बन जाता है। यह बात किसने नोटिस की थी? ब्रिजेस साइंटिस्ट ने। तो फिर बात आती है यहां मेल और फीमेल को डिसाइड कौन करता होगा, कैसे डिसाइड होता होगा, इस बात को हम समझे। जो बात यहां पर अभी मैंने समझाई, क्लियर हुई? ये नोट किया, ये नोट किया सबने? यहां पर एक खास बात क्या है, ड्रोसोफिला के केस में जीन फॉर फीमेल, फीमेल को डेवलप करने के लिए, फीमेल को डिटरमाइन करने की जीन ऑन एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम पर है। लेकिन मेल को बनाने वाली जीन, मेल को बनाने वाली जीन यहां पर ऑटोसोम पे है। यानी यहां ऑटोसोम का रोल आ गया है बच्चों, मतलब ऑटोसोम यहां डिसाइड करता है कि मेल या फीमेल, ऑटोसोम का रोल है। यहां पर मेल की फर्टिलिटी, बस फर्टिलिटी चाहिए तो उसकी जीन जरूर वाई पे है, मेल बनाने की जीन वाई पे नहीं है, बस वाई पर तो फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन होती है। जो बात यहां समझाई, क्लियर हुई? तो बात आती है फिर यहां मेल फीमेल को डिसाइड कौन करेगा? फीमेल को डिसाइड करने का काम एक्स क्रोमोसोम पे है और मेल को डिसाइड करने का काम ऑटोसोम पे। यानी यहां एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम की कहानी चल रही है, वाई का रोल नहीं है, एक्स और ऑटोसोम की कहानी है। और इस बेसिस पर ब्रिजेस साइंटिस्ट ने यहां पर सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए एक रेशियो दिया था जिसको कहा गया सेक्स इंडेक्स रेशियो, जिसको शॉर्ट में SIR कहते हैं, फुल फॉर्म सेक्स इंडेक्स रेशियो। यह किसके लिए है? ड्रोसोफिला के लिए। अब यह सेक्स इंडेक्स रेशियो क्या कहना चाहता है, पहले इसको नोट करिए। हां, सेक्स इंडेक्स रेशियो का मतलब होता है, सेक्स इंडेक्स रेशियो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम अपॉन नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ऑटोसोम। एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम का जो सेट होता है उसी को ही कहा जाता है सेक्स इंडेक्स रेशियो। एक बार फिर बोलता हूं, एक्स क्रोमोसोम अपॉन सेट ऑफ ऑटोसोम, एक्स बाय ए की जो वैल्यू होती है वही सेक्स इंडेक्स रेशियो कहलाती है, एक्स बाय ए की वैल्यू। इफ वैल्यू ऑफ एक्स बाय ए रेशियो इज, अगर हम सोल्व करें, अभी हम सीखेंगे इस तरह की बातें, एक्स बाय ए की वैल्यू सोल्व करें
और ये वैल्यू एग्जैक्ट 1 आ जाए, एग्जैक्ट 1 आ जाए तो वो नॉर्मल फीमेल है। अगर हम ये वैल्यू अभी सोल्व करेंगे, अभी सिखाऊंगा मैं आपको कैसे सोल्व करते हैं। एग्जैक्ट 1 आ जाए तो नॉर्मल फीमेल है, अगर वैल्यू 0.5 आ जाए तो मेल है, अगर वैल्यू 1 से ग्रेटर हो, 1 से ज्यादा वैल्यू आ रही है तो यहां पर ये सुपर फीमेल या मेटा फीमेल बनेगी। अगर वैल्यू लेस देन 0.5 है, 0.5 से भी कम है तो ये सुपर मेल या मेटा मेल बनेगी। अगर वैल्यू बिटवीन 0.5 से 1 है तो इंटरसेक्स बनेगी। एक बार फिर बोलता हूं, एग्जैक्ट 1 नॉर्मल फीमेल, एग्जैक्ट 0.5 नॉर्मल मेल, 1 से ज्यादा सुपर फीमेल, 0.5 से कम सुपर मेल, और 0.5 और 1 के बीच की अगर वैल्यू है तो इंटरसेक्स। ये जितने भी केसेस होंगे सुपर फीमेल सुपर मेल वाले, ये सारे केसेस यहां स्टेराइल होंगे। इसको बच्चों आप ऐसे समझिएगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहां पे बच्चों मैंने क्या किया, ये वैल्यू ले ली एग्जैक्ट 1, एग्जैक्ट 1 बताओ क्या बनेगी, फीमेल। यहां पर मैंने वैल्यू ले ली एग्जैक्ट 0.5 तो ये बन जाएगा मेल। अब एक से अगर ज्यादा जितने भी है, एक से ज्यादा भी है तो ये होंगे सुपर फीमेल, 0.5 से कम ये जितने भी होंगे ये हो जाएंगे सुपर मेल, और ये जो बीच वाली वैल्यू होगी इस बीच वाली वैल्यू में बन जाएंगे इंटरसेक्स। समझ आया? अब यहां ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां वैल्यू निकालूं और यहां वैल्यू 1.33 आ गई, 1.33 आ गई, एक से ज्यादा आ गई तो सुपर फीमेल है। अच्छा वैल्यू 0.20 आई, 0.20 मतलब 0.5 से तो कम ही है, और 0.5 से कम है मतलब ये सुपर मेल बन जाएगा। वैल्यू आ गई 0.66, 0.66 मतलब 1 और 0.5 के बीच में है मतलब ये इंटरसेक्स बन जाएगा, यहां इंटरसेक्स कंडीशन आ जाएगी। ये जो बात मैंने अभी आपको समझाई क्लियर हुई? ये बात बच्चों पहले अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तभी आगे की बातें हम समझ पाएंगे। क्लियर हुआ इतना? और सेक्स इंडेक्स रेशियो क्या होता है, X/A। यहां पे नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम है, जबकि यहां ऑटोसोम की क्या लिखा है बच्चों, ध्यान देना अच्छे से, सेट्स की बात करें कि कितने सेट्स होते हैं। अब यहां इसको कैसे सोल्व किया जाता है ये नोट कर लेना आप लोग। किया? इसको नहीं करना, ये तो बस समझाने के लिए था, ये नोट कर लीजिए आप लोग। किया इतना? अब यहां पर कुछ केसेस में आपको लेकर समझाता हूं। यहां बच्चों मैंने पहला केस लिया 2A प्लस XX, 2A मतलब ऑटोसोम के 2 सेट है प्लस XX। सोल्व करते हैं, X/A, X की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है 2, और ऑटोसोम के सेट ये सेट है तो 2A मतलब 2 सेट है तो 2 तो इक्वल टू 1। आंसर नॉर्मल फीमेल, ये तो होता है, एग्जैक्ट 1 है तो नॉर्मल फीमेल। यहां बच्चों इसका आंसर आप निकालो। हां X की वैल्यू कितनी है बोलो बच्चों, X/A निकालना, X की वैल्यू तो हो गई 1 और ऑटोसोम के सेट है तो 1/2 इज इक्वल टू यहां पर 0.5। अब बताना अगर 0.5 आ गए तो मेल, मतलब ये मेल है, लेकिन सोच समझ के बताना फर्टाइल या स्टेराइल। हां ये मेल है लेकिन वाई क्रोमोसोम साथ में है तो इसका मतलब ये फर्टाइल मेल हो गया। 0.5 से तो क्या डिसाइड हो गया, मेल, 0.5 से तो मेल डिसाइड हो गया, लेकिन इस वाई की वजह से ये फर्टाइल बन गया, तो वाई की वजह से फर्टाइल, 0.5 से मेल तो बन गया फर्टाइल मेल। समझ में आया? अगला केस लेता हूं, AA प्लस XO, यहां X/A की वैल्यू निकाले, यहां पर अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 1/2 इज इक्वल टू 0.5। अच्छा 0.5 है तो मेल है, 0.5 है तो श्योर है मेल है, लेकिन खास बात यहां Y नहीं है, और अगर यहां पर Y नहीं है, यहां बच्चों Y नहीं है, इसका मतलब ये स्टेराइल मेल, तो 0.5 से तो बन गया मेल, लेकिन यहां Y नहीं था तो यह बन जाएगा स्टेराइल। तो बताइए यहां पर Y के बिना भी, ध्यान समझना, Y के बिना भी मेल बन सकता है, Y के बिना भी मेल बन सकता है, लेकिन ऐसा मेल हमेशा स्टेराइल होगा। तो Y का रोल फिर कहां चाहिए होता है, फर्टिलिटी में। अरे ये तो मैं आपको कब से समझा रहा हूं, बिना Y के भी मेल बन सकता है, क्योंकि यहां मेल बनाने के लिए X/A की वैल्यू चेक करते हैं। Y का बस इतना सा रोल है कि Y आने से वो फर्टाइल बन जाते हैं। क्लियर हुआ? अगला केस लेते हैं, इसका आंसर सब निकालना, 3A प्लस XX। बताओ X/A सोल्व करें, X की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है 2, और ऑटोसोम के सेट 3 है, 2/3 सोल्व किया, क्या आंसर आएगा 0.66। 0.66 मतलब बिटवीन 0.5 से 1, क्या लिख सकते हैं इसको, इंटरसेक्स। क्लियर? अगला लेते हैं 3A प्लस X0। बताओ 3A X/A निकाले तो X की वैल्यू आ गई 1, ऑटोसोम के सेट 3,
सोल्व किया 0.33 और 0.33 ये बन जाएगा सुपर मेल। सुपर मेल क्यों? क्योंकि 0.5 से कम है, 0.5 से कम है तो सुपर मेल। अगला केस लेते हैं 2a प्लस एक्स एक्स एक्स। सोल्व करो, x बाय a सोल्व किया जाए, क्या आंसर आ रहा है? x की वैल्यू 3, ऑटोसम के सेट 2, 3 बाय 2 1.5। आंसर सुपर फीमेल, क्योंकि x से ज्यादा आ गया तो सुपर फीमेल। कर सकते हैं ऐसे केसेस। ये कैसे सोल्व किया गया समझ में आया बच्चों? हाँ, ये तभी सोल्व कर पाओगे जब ये बातें आपको पहले याद हो, तो ये ध्यान रखेंगे तो ये बड़े आसानी से आप आंसर दे सकते हो। क्लियर हुआ? यहां बच्चों ड्रोसोफिला में एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है जिसमें हम क्रोमोसोम का कैरियोटाइप बना लेते हैं। वो कैसे सोल्व करते हैं इसको मैं आपको समझाता हूं। अगला केस लेता हूं कैरियोटाइप लेवल पे। पहले मुझे बताओ ड्रोसोफिला में कितने क्रोमोसोम है? ड्रोसोफिला में 2n = 8 क्रोमोसोम। नॉर्मल कंडीशन की बात करें, ऑटोसोम अगर हम निकाले तो 6 होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम 2 है, एक्स और वाई। नॉर्मल कंडीशन में तो 6 ऑटोसोम और 2 सेक्स क्रोमोसोम। अब यहां पर ये जो 6 ऑटोसोम है उनमें से 1 2 3 एक सेट ये है, फिर ये 1 2 3 का दूसरा सेट है, 2 सेट है। अरे 2 सेट है तभी तो ये 2n बना, लेकिन ये टोटल क्रोमोसोम 3 + 3 6 हुए। अब यहां सेक्स क्रोमोसोम में एक एक्स होता है और एक वाई होता है। ये ऐसे सेक्स क्रोमोसोम यहां दो बैठे, एक्स और वाई। ये हो गए यहां से लेके यहां तक ऑटोसोम और ये हो जाएंगे सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम का एक सेट ये है ब्लैक वाला और एक सेट यहां पर ये इस तरह से आपको दिख रहा होगा। क्लियर? अब हम इसको क्रोमोसोम पे अरेंज करें, ढंग से समझना। यहां बच्चों ये वाला 1 क्रोमोसोम यहां मैंने बनाया, ये क्रोमोसोम 1 है। अच्छा, ये क्रोमोसोम 2 यहां बनाया, ये 2, और ये क्रोमोसोम ये वाला ब्लैक वाला 3 यहां बनाया, ये 3 हो गया। 1 2 3 इधर वाला, यहां पर बच्चों मैंने क्या किया, ये वाला 1 2 3, ये वाला 1 2 3 का जो सेट था इसको उठा के मैंने यहां बना दिया। बताओ कितने सेट बनाए? एक सेट। बच्चे बहुत गलती करते हैं इसमें, ये एक ही सेट है। अरे यही सेट, ये पूरा एक सेट कहलाता है, तो ये सेट मैंने उठा के यहां बना दिया। अब यहां ये वाला सेट बनाता हूं, तो ये वाला सेट यहां बनाया पर्पल कलर वाला, फिर ये यहां पर दूसरा वाला, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला। मतलब ये एक सेट है और ये एक सेट है, यहां पर ऐसे 2 सेट है। अब जो सेक्स क्रोमोसोम हमेशा यहां नीचे लिखे जाएंगे, यहां नीचे की तरफ ये जो एरिया आपको दिख रहा है इस एरिया में सेक्स क्रोमोसोम। ऊपर वाला पार्ट ऑटोसोम का है और नीचे वाला पार्ट यहां सेक्स क्रोमोसोम। एक्स है तो उसको ऐसे सीधी लाइन से लिखेंगे और अगर वाई है तो वाई को ऐसे बेंड कर देंगे। क्या सिखाया समझ में आया? ये सीधा वाला लिखा नहीं जाएगा लेकिन समझना है, एक्स है और ये बेंड किया हुआ वाई है। अब यहां बताओ, यहां ऑटोसोम के कितने सेट है? तो ऑटोसोम का ब्लैक का एक सेट और ये पर्पल का एक सेट, तो 2 सेट है, तो यहां 2a लिखेंगे और ये एक्स था वाई था तो एक्स वाई लिख दिया। अरे बात समझ में? और इन सेट को गिनने में बच्चे बहुत गलती करते हैं। वो क्या सोचते हैं 1 2 3 ऐसे 3 सेट कर, और जैसे ऐसे 3 बोलते हैं गलत हो जाता है। सेट को काउंट करते टाइम आप क्या करो, इन लाइनों को गिना करो, 1 लाइन 2 लाइन, 2 लाइनें हैं मतलब 2 सेट है, यही गिना करो। पूरा मत देखो आप, यहां पर गिन दो 2 लाइन मतलब 2 सेट है। एक्स बाय ए को निकाले, एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, और ऑटोसोम के सेट यहां 2 है तो 1/2 0.5। अब बताओ 0.5 आ गया मतलब हां मेल, लेकिन वाई है तो मैं और अच्छे से कह सकता हूं ये फर्टाइल मेल होगा। कैसे समझाया? क्लियर हुआ बच्चों? ये वाला केस नोट कर लो आप फटाफट, ये नोट कर लीजिएगा। क्या ये वाला तो बच्चों मैंने आपको समझाया। अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, इसका आंसर निकालो। सबका आंसर आना चाहिए। ऊपर लिखे होते ऑटोसोम के सेट और यहां सेक्स क्रोमोसोम। अच्छा, यहां सेट गिने होंगे तो एक सेट ये एक सेट ये, कितने सेट हो गए 2, तो 2a, और ये x है और ये भी x है क्योंकि सीधी लाइन है तो 2x क्रोमोसोम। अब कोई दम ही नहीं बचा, x की वैल्यू 2, सेट भी यहां पे 2, 2/2 = 1, और 1 आ गया मतलब फीमेल, फर्टाइल फीमेल आप कह सकते हो। अगला केस लेते हैं, सोल्व करो आंसर। हां, सेट तो यहां पर भी 2 है, ऑटोसोम के सेट 2 है, सेक्स क्रोमोसोम एक ही है तो 2a + x लिख देंगे। x बाय a निकाले, ये x की वैल्यू 1 और ऑटोसोम के सेट 2, 1/2। सोल्व किया जाए तो 0.5 और 0.5 आ गया तो हां मेल, लेकिन खास बात फर्टाइल स्टेराइल। वाई नहीं है लेकिन मेल तो बनेगा, लेकिन ये मेल स्टेराइल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाई नहीं था। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। एक और लेते हैं, सोल्व करो।
इस बार बताना सेट कितने, ऑटोसोम के सेट 1 2 3। मैंने क्या कहा, ऐसे काउंट करा करो, ये काउंट करने में गड़बड़ हो जाती है। ऐसे काउंट करना, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, 3 लाइन मतलब 3 सेट और 2 सीधी लाइनें मतलब 2 एक्स क्रोमोसोम, तो 3a प्लस XX। x बाय a को सोल्व करें, x की वैल्यू आ गई 2, सेट यहां आ गए 3, सोल्व करोगे तो 0.66। बताओ क्या बनेगा, हां वेरी गुड, ये बन जाएगा इंटरसेक्स। अगला केस लेते हैं, इसको सोल्व करो। बताओ ऑटोसोम के सेट 1 2 3, 3 सेट, लेकिन एक्स क्रोमोसोम एक ही है, तो यहां पर 3a प्लस एक्स। एक्स बाय ए को सोल्व किया जाए, एक्स की वैल्यू हो गई 1, ऑटोसोम के सेट 3, सोल्व किया जाए तो 0.33, यह आंसर आ जाएगा। और 0.33 मतलब 0.5 से कम, यानी ये सुपर मेल बन जाएगा। कर लोगे इसे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए, ये वाला केस लिया, इसको बच्चों आपको सोल्व करना है। कर लोगे सोल्व? हां, जब बच्चों आप इसको सोल्व करोगे तो यहां पर गड़बड़ क्या है, यहां मैंने ऊपर भी ऐसी सीधी लाइनें बना दी है, दिख रहा है। यहां बच्चे अब क्या करते हैं, यहां पर 1 2 3 4 5 मतलब टोटल 5, 1 2 3 4 5। बच्चे यहां 5 एक्स क्रोमोसोम लिख देते, गलती है। ऊपर वाला पार्ट क्या बताया था मैंने, ऑटोसोम है, चाहे सीधी लाइन भी बना लो लेकिन वो ऑटोसोम ही होगा। सेक्स क्रोमोसोम तो हमेशा यहां लिखे जाएंगे नीचे की तरफ, तो यहां पर मैं कह सकता हूं 2a, क्योंकि 2 ही सेट बताएंगे, और यहां एक्स क्रोमोसोम 3 लिखेंगे, 5 मत कर देना। अब इसको सोल्व करोगे, x बाय a, तो यहां पर 3 बाय 2, कोई दम नहीं है, इक्वल टू 1.5, सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा सुपर फीमेल। ये क्वेश्चन कराने का मेरा पर्पस यही था कि ऊपर कई बार ऐसे यहां पर ऐसे सीधी लाइन बना दे, तब भी वो ऑटोसोम ही मानना है। अच्छा, कई बार वो ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे बना देंगे, यहां ऐसी सीधी लाइनें, यहां सीधी लाइनें, यहां सीधी लाइनें, यहां सीधी लाइनें, ऐसे बना देंगे, तो यहां पर ऑटोसोम के सेट ये 2 मानेंगे, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2a प्लस सेक्स क्रोमोसोम 2 है तो XX, ऐसे लिख सकते हो। अरे बात समझे, मतलब इन सीधी लाइनों को, यहां सीधी लाइनें बना रखी है तो ऑटोसोम ही कंसीडर करें। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बच्चे गलती कर देते हैं। सेक्स क्रोमोसोम हमेशा इस एरिया में लिखे जाएंगे, बस ये ध्यान रखना है। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। क्या है सबने सोल्व, साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ सेक्स आइडेंटिफिकेशन। साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ सेक्स आइडेंटिफिकेशन, इसी को हम बार बॉडी टेक्निक या लियोन्स हाइपोथेसिस के नाम से भी जानते हैं। इसी को कई बार डोसेज कंपनसेशन भी कहते हैं। बार बॉडी टेक्निक होती क्या है, इन मेमेलियन फीमेल 1 एक्स क्रोमोसोम इज रैंडमली एंड टेम्परेरी इनएक्टिव। फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जानते हैं आप। 2 एक्स क्रोमोसोम में से 1 एक्स क्रोमोसोम, दोनों में से कोई भी रैंडमली यहां पर क्या हो जाता है, इनएक्टिव, और जो इनएक्टिव हो जाता है उसी को यहां पर नाम दिया जाता है बार बॉडी। ये जो बच्चों बार बॉडी होती है, ये एक तरह का फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन है। इसको आप ऐसे समझिएगा, ये 1 एक्स क्रोमोसोम है, या दूसरा एक्स क्रोमोसोम है। अब इन दोनों एक्स क्रोमोसोम में से कोई भी एक एक्स क्रोमोसोम, कोई भी एक एक्स क्रोमोसोम रैंडमली इसके ऊपर यहां पर हिस्टोन प्रोटीन ज्यादा जोड़ते हैं, इसके ऊपर हिस्टोन प्रोटीन ज्यादा जुड़ते हैं, तो हिस्टोन प्रोटीन जुड़ने की वजह से ये ऐसे इनएक्टिव होने लगता है, ऐसे इनएक्टिव होने लगता है। और जो एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो जाता है, इसी इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम को कहा जाता है बार बॉडी। इसी को क्या नाम दिया जाता है, बार बॉडी। बार बॉडी क्या है, 2 एक्स क्रोमोसोम में से ये एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हुआ, और जो इनएक्टिव हुआ उसी का नाम, हां उसी का नाम बार बॉडी दिया जाता है। अब बच्चों ये जो इनएक्टिव हुआ है, ये क्रोमोसोम यहां पर इनएक्टिव हुआ, लेकिन खास बात, ये इनएक्टिव टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी का मतलब जरूरत पड़ते ही यहां पर इसकी पैकिंग फिर से खुलने लग जाती है, मतलब फिर से ये नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम बन जाता है। अभी ये इनएक्टिव है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वापस एक्टिव हो जाता है, मतलब ये इनएक्टिवेशन टेम्परेरी होता है। और टेम्परेरी यहां पर इनएक्टिव है, इसलिए इसको कहा जाता है फैकल्टेटिव। हेट्रोक्रोमेटिन में हम जानते हैं 2 तरह के होते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव और फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव उसको कहा जाता है, फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन उसको कहा जाता है जो बच्चों टेम्परेरी इनएक्टिव है। तो ये यहां टेम्परेरी इनएक्टिव होता है, इसलिए इसको कहा गया फैकल्टेटिव। एक बार फिर समझना क्या कहा मैंने, फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम में से एक एक्स क्रोमोसोम यहां पर इनएक्टिव हो जाता है, एक इनएक्टिव हो जाता है, और इनएक्टिव दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये एक रैंडम प्रोसेस होती है, तो रैंडमली दोनों में से कोई भी इनएक्टिव हो जाता है। ये इनएक्टिवेशन टेम्परेरी बेसिस का होता है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर वापस एक्टिव हो जाता है, जरूरत पड़ने पर वापस एक्टिव हो जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है टेम्परेरी। ये टेम्परेरी इनएक्टिवेशन चलता है, इसी टेम्परेरी इनएक्टिव वाले को कहा जाता है बार बॉडी। अब बात आती है ये बार बॉडी कहां ऑब्जर्व होती है, तो फीमेल में स्पेशली ये बच्चों देखी जाती है
मेमेलियन फीमेल में बार बॉडी को ऑब्जर्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है न्यूट्रोफिल्स में देखा जाए। न्यूट्रोफिल्स जानते हो आप लोग, ब्लड वाली, तो ब्लड में न्यूट्रोफिल से उनके अंदर ऑब्जर्व किया जाता है। और जब इसको न्यूट्रोफिल में ऑब्जर्व करते हैं, जैसे ये न्यूट्रोफिल की सेल है, सेल के अंदर ये बच्चों यहां न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर ये बार बॉडी आपको दिखाई दे रही है। मतलब ये न्यूट्रोफिल है, इसका ये एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो गया, ये यहां बार बॉडी है। देखने में बच्चों ऐसा लगता है जैसे ये ड्रम बजाने वाली स्टिक हो, तो इसीलिए यहां पर इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इन न्यूट्रोफिल बार बॉडी इज कॉल्ड ड्रम स्टिक। ड्रम स्टिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपीयर ड्रम बजाने वाली स्टिक के जैसी होती है, इसलिए इसको क्या नाम दिया जाता है? ड्रम स्टिक। तो इसको ड्रम स्टिक के नाम से भी यहां पर जाना जाता है। क्लियर? जो बात यहां पर मैंने अभी आपको समझाई, क्लियर हुई? बात आती है बार बॉडी की कैलकुलेशन कैसे की जाए। बार बॉडी की कैलकुलेशन करने का सबसे बेस्ट तरीका नंबर ऑफ बार बॉडी कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1 कर दो। जैसे नॉर्मल फीमेल में 2a प्लस XX कंडीशन है, अब बार बॉडी कैलकुलेट करना है, तो यहां पर एक्स क्रोमोसोम 2 है, अरे यहां पर 2x क्रोमोसोम है, माइनस कितना करोगे? 1 इज इक्वल टू 1 बार बॉडी। अच्छा, एक बार बॉडी दिख जाए तो श्योर है वो फीमेल है, यानी फीमेल में एक न एक बार बॉडी मिलती है। इसी तरह से नॉर्मल मेल है तो 2a प्लस XY कंडीशन लगाते हैं, x की वैल्यू यहां पर 1 है तो 1 -1 करेंगे तो यहां बार बॉडी की नंबर 0 होगी। अब ये कंसेप्ट समझना, बार बॉडी दिख जाए, बार बॉडी एक दिख गई मतलब वो फीमेल है, बार बॉडी ना दिखे तो वो मेल है। पुराने जमाने में मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई करने के लिए इसी तरह से बार बॉडी का यूज किया जाता था। पुराने जमाने में क्या करते थे? एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालते, एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाला मदर के फिटस में से, एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाला, फिर उस फ्लूइड को निकालने के बाद उसमें चेक किया जाता कि बार बॉडी है या नहीं। अगर उस फ्लूइड में बार बॉडी दिख जाती तो समझ जाते कि फिटस फीमेल का है, और अगर ना दिखती तो मेल का है। तो बार बॉडी को पहचानने के लिए इस तरह का कंसेप्ट यूज किया जाता था। लेकिन यह बच्चों बहुत पुराना कंसेप्ट है, आज के टाइम पे तो कुछ अलग तरीके यूज होते हैं। वैसे इस तरह से फिटस का पता करना कि मेल या फीमेल है, यह एक तरह से इलीगल काम होता है। पुराने जमाने में फिटस की पहचान करने का यह एक तरीका होता है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा भी है, साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ सेक्स आइडेंटिफिकेशन, नॉट डिटर्मिनेशन। यह आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है कि मेल या फीमेल, उसको आइडेंटिफाई करना। ह्यूमन में डिटर्मिनेशन तो उसी टाइम हो गया था जब वो फर्टिलाइजेशन हो रहा था। यहां पर तो बस उस एमनियोटिक फ्लूइड में बाहर निकाला और चेक किया गया कि वो फिटस मेल का है फीमेल का। आइडेंटिफाई करने का एक तरीका होता है, लेकिन ये पुराना तरीका होता है, इसमें गड़बड़ के चांस भी होते हैं। यहां बच्चों टर्नर सिंड्रोम के केस में बताना, 2a प्लस x हो, कंडीशन सोल्व करे, 1 यहां पर एक ही एक्स क्रोमोसोम है, -1 करे तो आंसर आ जाएगा 0 बार बॉडी। अच्छा, टर्नर सिंड्रोम बच्चों फीमेल में होती है। अब फीमेल में एक न एक बार बॉडी मिलनी चाहिए, लेकिन किसी फीमेल में अगर बार बॉडी ना मिले तो वो एक तरह का टर्नर सिंड्रोम का केस हो सकता है। इसी तरह से अगला आता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, कंडीशन 2a प्लस XX। बताओ एक्स क्रोमोसोम कितने हैं? 2, तो यहां 2 - 1 इज इक्वल टू 1 बार बॉडी। यह कंडीशन मिलती है मेल में। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहां मिलता है? मेल में। हमने क्या सीखा? मेल में बार बॉडी 0 होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी मेल में एक बार बॉडी दिख जाए तो इसका मतलब वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का केस हो सकता है, वो केस हो सकता है। बात समझ में? तो यहां पर बार बॉडी से यह भी पता लग सकते हैं कि किस तरह का सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, उसका एक आइडिया भी लग जाता है। जो बातें यहां पर अभी आपको समझाई गई, क्लियर हुई? बार बॉडी क्या, एक बार फिर सुन लेना। 2x क्रोमोसोम में से एक इनएक्टिव हुआ, कौन सा? दोनों में से कोई भी हो सकता है, रैंडम है, कोई भी हो सकता है और टेम्परेरी होता है, इसलिए एक तरह का फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटी। और कैलकुलेशन कैसे करते हैं? जितने भी एक्स क्रोमोसोम है उसमें से एक माइनस करके इनकी कैलकुलेशन की जा सकती है। क्लियर हुआ बच्चों अच्छे से?